बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है सितारा ज़ीस्त और इसकी राइटर है मिसबाह ईवान। नावल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाया था। बार बार एक ही ख्याल दिलो दिमाग पर छाया रहा। दूर कहीं होती फजर की अजान समाज से टकराई तो उठकर बैठ गया। खामोशी में इस आवाज़ ने उसे झंझोड़ा था। वो उठकर वाशरूम की तरफ भरा और अंधेरे में बटन पर हाथ मारा तो वाशरूम में बल्ब की रोशनी फैल गई। चंद कदम भरकर आईने में खुद को देखा। वजीह से चेहरे पर थप्पड़ और गर्दन पर उंगलियों और खराशों के निशानात बहुत वाज़ेह थे। उसके अंदर एक बार फिर गुस्से की शदीद लहर उभरी। दांत और मुठ्ठियाँ भींच कर चंद लम्हे देखता रहा। फिर जहन में वही सोच जिसने उसे पूरी रात बेचैन रखा था उभरी। वो वहाँ होगी या नहीं। वापस मुड़ा और कमरे में आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर कुछ सोचा। फिर अपने सामने उल्टे पड़े जोगर को देखकर उसके जहन में कुछ वाज़ेह हुआ था। फैसला करके तेज़ी से उठा, दूसरा जोगर और जुराबें ढूंढ कर पहने। सर्द और अंधेरे की परवाह किए बगैर जीन्स और आधी आस्तीनों वाली सफ़ेद टी शर्ट में ही बाहर की तरफ बढ़ गया। कल शाम जब वो घर पहुंचा था तो बेहद सदमे में था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसे इस किस्म की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। सदमे के बाद वो शदीद किस्म का गुस्सा था जो उसे अपनी लपेट में लेने लगा। वो किसी भी तरह इस किस्म के सलूक का मुस्तहिक नहीं था। फिर खुद को इस गुस्से और तकलीफ से निकालने के लिए कोशिश करने लगा कि इस वाक़े को भूल जाए। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाना है और कभी दोबारा वहाँ नहीं जाना है, बल्कि वो ये कॉलेज ही छोड़ देगा। वो कहीं और जॉब तलाश कर लेगा। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात उसे बेहद मुस्तरब कर रही थी कि वो वहाँ होगी या नहीं। सारी रात इस सोच को झटकने के बाद सुबह जब उसकी निगाह जोगर पर पड़ी तो उसने सोचा उसे वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। भागते हुए उसका सांस फूलने लगा था और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रोज़ाना इससे कहीं ज़्यादा भागता था। रोज़ाना दौड़ना और सख्त जिस्मानी वर्जिश उसका मामूल था। लेकिन आज कल के वाक़े और सनसनी की वजह से ऐसा हो रहा था। उसने दरवाजे पर रुककर सांस बहाल करने की कोशिश की। अपने सीने पर हाथ रखकर खुद पर काबू पाया और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो कुर्सी के साथ औंधी पड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ वो कल गिरी थी। तकी ने पूरी रात सोचा था वो वहाँ होगी या नहीं। ये नहीं सोचा था कि अगर वो वहाँ हुई तो वो क्या करेगा। ईर्षा का जहन बिल्कुल माफ हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि जिस्म में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अंदर से कोई काट रहा है। अजीब अंधेरा सा था। पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलने पर भी दायरे से बनते। आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि कोई सहारा देकर कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है। ईर्षा करवाहट महसूस करते हुए पी रही थी। अचानक उसे लगा कि यह मशरूब अंदर घूमकर वापस आ रहा है। मतली की कैफियत महसूस करते हुए उसने मुंह फेर कर खुद को मजीद पीने से बचाया। पिलाने वाले ने समझकर उसे वापस लिटा दिया। बहुत देर बाद जब उस कैफियत से निकली और वापस गरूदगी में जा रही थी कि कोई फिर से उठाने लगा। इस बार वो उसे दवा खिलाने की कोशिश कर रहा था। बमुश्किल दवाई निकल कर वो फिर सो गई। सुबह तक ईर्षा की तबीयत संभल गई थी। तकी ने उसे जगाकर उसके बेड के साथ रखी मेज़ की तरफ इशारा करके कुछ कहा और खुद चला गया। ईर्षा कोशिश करके उठ बैठी। वो 2 दिन बाद होश में आई थी। उसे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। अब उसका जहन सोई सोई कैफियत से निकल रहा था। कमरा बेहद सादा था। एक बड़ी सी मेज़ पर कमरे के कोने में खिड़की के सामने रखी थी जिस पर लैपटॉप, टेबल लैम्प, कुछ किताबें, नोट्स और चार्जर वगैरह पड़े थे। इसके अलावा 2 पलंग जिनमें से एक पर वो खुद अभी बैठी थी और इनके दरमियान छोटी सी कमज़ोर सी मेज़ थी जिस पर उसका नाश्ता और दवाई रखी थी। सामने 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा खुला था जो किचन का था और दूसरा यकीनन वॉशरूम का था। गर्दन घुमाकर देखने पर नजर आता। तीसरा दरवाज़ा सहन में खुलता था। यहाँ बैठे वो इतना ही देख सकती थी, इसलिए हिम्मत करके उठी और दीवार पकड़ती बंद दरवाजे तक पहुंची। उसे धकेला। उसके अंदाजे के मुताबिक वो वॉशरूम ही था। अंदर एक बड़ा पुराना शीशा नजर आया। करीब जाकर देखने पर उसे अपने माथे पर पट्टी बंधी नजर आई। फटे होंठ पर खरींट आ गया था। आसपास की जगह नीली पीली सी हो रही थी। उसने हाथ से होंठ के जख्म को छुआ, फिर टोंटी खोलकर हाथ बहते पानी के नीचे रखे। बाएं हाथ की कलाई में बेहद दर्द हो रहा था। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसने हाथ धोए और गीले हाथ चेहरे पर फेरे। मजीद खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। बेहद कमज़ोरी और नकाहत की वजह से वॉशरूम तक जाना भी एक बड़ी मुशक्क़त साबित हुआ। वापस आकर पलंग पर ढह गई, लेकिन फिर से हिम्मत करके उठी और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई। चाय का कप, जैम, डबल रोटी और उबला हुआ अंडा। ऐसा नाश्ता ईर्षा ने पहले कभी नहीं किया था। ईर्षा नाश्ते में भी चाय पीने की आदी नहीं थी और ये तो अब वैसे भी पीने के काबिल नहीं रही थी। उसको सामने चारपाई के साथ दूध का गिलास रखा दिखाई दिया। ईर्षा चारपाई से उतरकर मेज़ पर बैठी और हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया। गिलास मेज़ पर रखकर
चारपाई के सहारे उठी। ये यकीनन वही दूध था जो तकी रात को उसे पिला रहा था। ग्लास को तकी ने नोट पैड से ढांप दिया था। ग्लास तकरीबन भरा हुआ था। इस चाय से यही बेहतर है, उसने सोचा। सर्दी की वजह से दूध भी ठंडा था। इरसा ने घूंट भरा, उसका जायका अच्छा था। दूसरे तीसरे घूंट पर उसे अंदाज़ा हुआ कि दूध में शहद भी मिला हुआ है। उसने ग्लास पूरा खाली कर दिया। उसने मेज़ पर रखे हुए नाश्ते में से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। फिर चारपाइयों और दीवार का सहारा लेते कमरे से बाहर निकल आई। सहन में चमकीली धूप फैली थी। इस घर में एक ही कमरा था। कमरे से बाहर एक चबूतरा और आगे कच्चा सहन था। सहन पे एक नीम का दरख्त लगा हुआ था। चबूतरा ऊंचा था। इरसा आगे बढ़कर टांगे लटका कर बैठ गई। ज़मीन अभी तक सर्द थी, लेकिन धूप सामने से पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसे सुकून महसूस हुआ। उसके बेजान वजूद में जान पड़ने लगी। क्या हुआ है मेरे साथ? इरसा ने सोचने की कोशिश की। आज से 2 दिन पहले की शाम थी। वो अवाइल सर्दियों के दिन थे, लेकिन रात और सुबह वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ गई थी। शाम को जब इरसा और नूर अकेडमी जा रही थी, इरसा ने नूर को बताया, आज अलिशबा और उसकी कज़न दोनों नहीं आएंगी। अलिशबा ने टेक्स्ट किया था, हम भी आज जल्दी फारिग हो जाएंगे। नूर ने एक नज़र इरसा को देखा, बोली कुछ नहीं, लेकिन अकेडमी के करीब जाकर रुक गई। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन क्यों? इरसा को अचंभा हुआ। मेरी मर्जी, नूर हट दरमी से बोली। लेकिन नूर, अकेडमी के दरवाजे से वापस क्यों जा रही हो? आखिर इरसा को अकेले रह जाने के ख्याल से परेशानी हुई। मैंने कहा ना, मेरी मर्जी, तुम जाओ, नूर ने भड़क कर तेज़ आवाज़ में कहते हुए कदम वापस मोड़ लिए। उसके ऊंचा बोलने पर इरसा सहम जाती थी। नूर, ऐसा मत करो प्लीज़। इरसा मिनमिना कर रह गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी छोटी बहन को मर्जी के खिलाफ उसके साथ वापस जाती। इरसा ने एक नज़र तेज़ी से दूर जाती नूर को देखा, फिर मजबूरन अकेडमी में दाखिल हुई। उसका दिल बुझ सा गया था। काश अलिशबा आज आ जाती। जिस क्लास में वो पढ़ती थी वहाँ पहले BSc की लड़कियों की क्लास होती थी, फिर इरसा लोगों की। आज वो भी कम ही आई थी। इरसा पीछे जाकर बैठ गई। उसके बाद उसकी क्लास होनी थी। मैं भी आज ना ही आती। नूर तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। आज के बाद अलिशबा ने ना आना हुआ तो मैं भी नहीं आऊँगी। उसने मुसम्मम इरादा किया और कल का लेक्चर दोहराने लगी। मैडम ने बड़ी लड़कियों को फारिग करके उसे पढ़ाया और चली गई। फिर सर तकी आए और उसे नए बाब के नोट्स दिए। इससे पहले वो अगला लेक्चर शुरू करते, उसने पिछले लेक्चर के कुछ समझ में ना आने वाले सवाल सामने किए कि पहले ये समझा दें। वो समझ कर उसने अगले लेक्चर के नोट्स सर के सामने रगड़ दिए, लेकिन सर ने पढ़ाने की बजाय कहा कि वो खुद ये पढ़ कर आए, जो समझ में नहीं आएगा वो कल समझा देंगे। ये पूरा बाब? इरसा ने हैरत से पूछा। नहीं। सर फिर से बैठकर निशान लगाकर बताने लगे कि वो क्या क्या पढ़ कर आए। इसी असना में अकेडमी का पिछला दरवाज़ा, जो उसी कमरे में खुलता था, ठा की आवाज़ के साथ खुला। दोनों ने चौंक कर देखा। आने वाले इरसा के बाबा और साथ में नूर थी, लेकिन वो क्या कह रही थी? देखा बाबा आपने, रोज़ यही होता है, या हमें ये दूसरी क्लास में भेज देता है या इसे ले जाता है। नूर इंतहाई बदतमीज़ी से ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। इरसा को नूर की बात अपने बाबा का गुस्से से मस्त होता चेहरा देखकर समझ में आई थी। ये नूर का एक और वार था। वो कुछ और सेट कर चुकी थी इस पर, लेकिन ये क्या था और उसे कितना महंगा पड़ने वाला था, ये वो कतई नहीं समझ पाई थी। इस वक्त ज़्यादातर क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। मौसम की वजह से स्टूडेंट्स की अक्सरियत जा चुकी थी। इनके बाबा सरतकी पर भूखे शेर की तरह झपटे थे। उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर बुरी तरह पीटने लगे। साथ उनके मुंह से गालियों का एक तूफान उमड़ रहा था। एक लम्हे को इरसा ठठर गई, फिर तेज़ी से खुद को संभाल कर आगे बढ़ी। वो उन्हें रोकना चाहती थी। उसने जैसे ही अपने बाबा के बाजू को पकड़ते हुए उन्हें रोकना और सफाई में कुछ कहना चाहा, उनके जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसे धूल चटा दी। उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। थप्पड़ से उसका सर दीवार में लगा और वह पलट कर औंधे मुंह जा गिरी, फिर ना उठने के लिए। ये इरसा को अब तक की ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। उसके मुंह में मिट्टी और खून का मिला जुला जायका घुलने लगा। रात के किसी पहर होश में आने पर भी वो सीधी नहीं हुई। उसे अब कभी नहीं उठना था। वो इन सब के बाद तो कभी भी नहीं। इतना रकीक इल्ज़ाम, जानवरों से बदतर सलूक, मुझे मारा और फेंक कर चले गए। किसी का सगा बाप ऐसा सलूक कर सकता है अपनी औलाद के साथ? मगर फिर कोई आया, उसका बाजू दबोचा और घसीटते हुए ले जाकर किसी कमरे में चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद कहीं चला गया। अंधेरा रोशनी में बदल रहा था। फिर कुछ लोग आ गए वहाँ। उनमें एक औरत भी थी जो उसका खून साफ करके पट्टी कर रही थी। लेकिन फिर जो हुआ वो उसकी ज़िंदगी में होने वाली एक और बड़ी तब्दीली थी। सिर्फ उसकी ही नहीं, किसी और की भी ज़िंदगी बदल गई। एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ और अनजान लोगों के दरमियान एक ताल्लुक़, एक रिश्ता कायम हो गया। इरसा और तकी का निकाह। तकी इस्लामाबाद से कुछ अर्सा पहले आने वाला केमिस्ट्री का नया टीचर। उसने खौफजदा होकर यहाँ से वहाँ देखा। सुबह अब दोपहर में ढल गई थी। इरसा वहाँ ही बैठे बैठे खुद पर गुजरने वाले वाक़यात को सोच रही थी। हवास लौटने पर उसे इदराक हुआ कि वो किन मुश्किलात में गिर चुकी है। अब अगर वो कॉलेज गई तो लोगों का सामना किस तरह करेगी? वो सर तकी के साथ आती जाती है, सर के साथ ही रहती है। ये बात छुप तो नहीं सकती। ये देहाती माहौल है,
زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پھر لوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے پائے گی؟ اس سب کے بعد وہ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ جب روتے روتے سر چکرانے لگا تو اسی طرح بیٹھے بیٹھے پیچھے زمین پر لیٹ گئی۔ اگر میں کالج ہی نہ جاؤں تو؟ نہیں نہیں، اگلے لمحے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ ایسے منہ چھپانے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی۔ مجھے پتا ہے نا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر کالج کیوں نہ جاؤں؟ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میری امی بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ فرسٹ ایئر میں اتنی محنت کی ہے میں نے، اب سیکنڈ ایئر میں لوگوں کے ڈر سے پڑھائی چھوڑ دوں؟ نہیں، بالکل نہیں، نفی میں سر ہلاتے خود کلامی کی۔ اگر مجھے کسی نے روکا تو میں اس بھوت بنگلے میں مر ہی جاؤں گی۔ اس نے اس ویران سنسان پڑے گھر کو دیکھا، پھر بہت حوصلے سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تقی کے کالج سے واپس آنے سے پہلے وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ چکی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ تقی کو اکیڈمی سے اپنا بیگ لانے کو کہے گی، لیکن اندر آئی تو اسے اپنا بیگ تقی کی چارپائی کے دوسری طرف پڑا نظر آیا۔ تقی اس کا بیگ اور کتابیں جو وہ اکیڈمی لے جایا کرتی تھی بعد میں وہاں سے اٹھا لایا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا تو اسے اپنا پاؤچ مل گیا جس میں اس کے گھر کی چابیاں تھیں، جہاں وہ پہلے اپنی امی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں مصائب کا آغاز تو اس کی امی کی حادثاتی موت کے بعد ہی ہوا تھا۔ امی کی وفات کے بعد جب اس کا باپ اسے لینے آیا تھا تو عرصہ نے صرف اپنے یونیفارم کے علاوہ چند کپڑوں کے جوڑے اور کتابیں ہی اٹھائی تھیں، کیونکہ اس کے باپ نے بڑے کروفر سے یہ کہہ کر اسے کچھ اور لینے سے منع کر دیا تھا کہ اسے وہاں سب ملے گا۔ اس کے باپ کے پاس سب کچھ ہے۔ عرصہ کو واقعی وہاں سب ملا، سوائے عزت اور محبت کے۔ اب اسے تقی کی اجازت درکار تھی۔ اپنی چارپائی پر لیٹ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ عرصہ تقی کے رد عمل سے ڈر بھی رہی تھی۔ اس کے باپ نے تقی کو بری طرح زد و کوب کیا تھا، اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جو چاہے سلوک کرتا اس کے ساتھ، اسے کون پوچھنے والا تھا؟ اگر وہ کچھ برا نہ بھی کرتا تب بھی عرصہ کے لیے اس سے نظر ملانا کتنا مشکل ہوگا۔ وہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکے گی اس کے سامنے۔ تقی حسب معمول کھانا لیتے ہوئے آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے لیے بھی نکال کر اسے دیا۔ یہ تقی کا بڑا پن ہی ہے، عرصہ نے سوچا اور خاموشی سے لے کر تھوڑا سا کھا لیا، پھر ڈرتے ڈرتے اسے مخاطب کیا، سر، میں الشبا کے ساتھ جا کر اپنے گھر میں سے اپنا ضروری سامان لے آؤں؟ تقی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کون سا گھر، اس کے بجائے انتہائی خشک لہجے میں جو کرنا ہے کرو کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ عرصہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے وہ مشکل اٹھی، دل بھرا رہا تھا، پٹی کھول کر چادر اوڑھی، پھر باہر نکل آئی، لیکن ایک لمحے کو چکرا کر رہ گئی۔ اسے جانا کس طرف ہے؟ یہ اس کا اپنا قصبہ تھا، مگر وہ اس طرف کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس طرف جائے، لیکن پھر اندازے سے کسی طرف جانے کی بجائے وہاں سے گزرتی ایک عورت سے اپنے محلے کا نام بتا کر رہنمائی لی۔ اس نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا، آنسو اس کی چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بہت مہینوں بعد اس طرف آئی تھی۔ الشبا کے گھر کے دروازے کو دیکھ کر اسے لگا جیسے لمبی مسافت کے بعد لٹی پٹی اپنوں میں پہنچ گئی ہو۔ الشبا کے گھر کا گیٹ کھٹکھٹانے سے پہلے مڑ کر اس کے مقابل اپنے گھر کو دیکھا۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، پہلے سب کتنا اچھا تھا۔ اس نے ایک ہچکی لی، پھر بہتی آنکھوں کے ساتھ الشبا کے گھر کا گیٹ دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ وہ کن دقتوں سے یہاں تک پہنچی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ گیٹ الشبا کی چھوٹی بہن نے کھولا۔ حیران نظروں سے روتی ہوئی عرصہ کو دیکھ کر پوچھا، عرصہ باجی کیا ہوا ہے؟ پھر اندر کی طرف منہ کر کے زور سے الشبا کو آواز دی۔ الشبا کچن سے نکلی، عرصہ کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی، بے اختیار اسے گلے لگاتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی، عرصہ کیا ہوا؟ کہاں غائب ہو؟ 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ اور یہ زخم کس نے مارا ہے تمہیں؟ کوئی جواب دیے بنا عرصہ الشبا کے گلے لگی ہچکیوں سے روتی تھی۔ کچھ تو بولو۔ الشبا کا دل ہول رہا تھا۔ بہت دیر بعد سنبھل کر پانی پیا اور الشبا کو ساری بات بتائی۔ پوری بات سن کر الشبا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر صدمے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ میرے خدا، نور ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اور تمہارے فادر؟ تمہاری شادی ہو گئی، وہ بھی سرتقی سے؟ وہ تو اس علاقے کے ہیں بھی نہیں۔ وہ کون ہیں، کہاں سے ہے، یہ تو شاید ٹیچرز کو بھی نہیں پتا۔ بے یقینی سے تیز تیز بولتے گڑبڑائی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے دوست کو مزید پریشان کر رہی ہے۔ خیر، پرنسپل صاحب کو تو پتا ہی ہوگا سر کے بارے میں سب، ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ کیا ہوگا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم حوصلہ رکھو۔ اب کے ڈھارس بند آئی، اتنا کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہارے کالج نہ آنے پر میں تمہیں کالز کرتی رہی، کسی نے پک نہیں کی، اور پھر کل نمبر ہی آف ہو گیا، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی۔ الشبا خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ الشبا، باقی چیزیں تو میں یہاں سے لے جاؤں گی، پرانا یونیفارم بھی رکھا ہے، لیکن آدھی کتابیں اور نوٹس تو وہاں ہی رہ گئے۔ عرصہ نے وہ بات کی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ اس کی آواز رونے سے بھاری ہو رہی تھی۔ اچھا، کوئی بات نہیں، میرے پاس جو ہے سب ہم مینیج کر لیں گے، تم فکر مت کرو۔ الشبا نے اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کی۔ الشبا کے امی ابو گھر پر نہیں تھے۔ دونوں نے جا کر عرصہ کے گھر کو کھولا، ضرورت کی چیزیں اٹھائی۔ الشبا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ عرصہ کو چھوڑنے آئی تھی۔ گھر کا گیٹ اسی طرح کھلا تھا، تقی کمرے میں بھی نہیں تھا۔ تینوں نے سامان رکھا۔ الشبا نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور چارپائی پر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عرصہ اس کے سامنے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ وہ بہت تھکی اور کمزور لگ رہی تھی۔ وہ عرصہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ سر کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے خاصا کٹھن ہوگا۔
इर्सा गेट बंद करके आई, फिर किचन के पिछले दरवाजे से झांक कर देखा। तकी सीढ़ियों पर लैपटॉप खोले बैठा था। उसने इर्सा की मौजूदगी महसूस करके भी उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। इर्सा नम आंखें रगड़ती वापस कमरे में चली आई। अगले दिन कॉलेज में ब्रेक से पहले प्रिंसिपल साहब ने इर्सा को अपने ऑफिस बुलाने पर उसने बहुत से लोगों का मतवज्जा होना महसूस किया। ये बात कॉलेज में उसकी तवक्का से ज़्यादा तेज़ी से फैली थी। सर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। इर्सा की इजाज़त तलब करने पर प्रिंसिपल साहब ने इशारे से आने की इजाज़त दी, फिर फ़ोन बंद करके उसी की तरफ मतवज्जा हुए। बैठे बेटा, कैसी हैं आप? फाइन सर, इर्सा ने बहुत हल्की आवाज़ में जवाब दिया। इर्सा बेटा, आप हमारे कॉलेज की बेहतरीन तालबा हैं। सर ने बात का आगाज़ किया। जो भी हुआ वो एक गलत फहमी का नतीजा था, ये मैं जानता हूँ। मैंने उसी वक्त सदाकत साहब, इर्सा के बाबा के कारोबारी शराकतदार से आपके वालिद साहब का नंबर लेकर उन्हें कॉल की थी, लेकिन उनका रवैया बड़ा मायूसकुन था। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने जो आखिरी बात की वो ये थी कि मैं इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। वो मुझे दोबारा नज़र आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और मज़ीद इसी किस्म की कुछ मज़ीद बातें यकीनन वो होंगी जो वो अभी इर्सा के सामने दोहरा भी नहीं पा रहे थे। फिर कुर्सी से ज़रा आगे झुककर मज़ीद कहा, बेटा इस वक्त मुझे जो हल सूझा वो मैंने तजवीज़ के तौर पर सबके सामने रखा। फिर तकी साहब की रजामंदी से ये निकाह हुआ है। इर्सा को बगौर देखा। बेटा आप परेशान मत हो। प्रिंसिपल साहब ने पेशानी मसली। मैं तकी साहब और उनके भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मज़ीद कोई मसला हो तो आप बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। इनके लहजे में खलूस झलकता था। यस सर, इर्सा वो मुश्किल बोल पाई। उसके गले में आंसुओं का गोला अटक रहा था। वाकई कुछ आसमानी और बहुत मुकद्दस रिश्ते भी हमें रास नहीं आते, जैसे मेरी माँ को शोहर और मुझे बाप। आंखें मीच कर खोली। प्रिंसिपल साहब ने बात ख़त्म करके उसे जाने की इजाज़त दी तो इर्सा मरे मरे कदमों से क्लासरूम की तरफ भर गई। 2 हफ्तों बाद ज़िंदगी उसी डगर पर चलने लगी। जाने कितनी मुद्दत तक चलती, अंजाम क्या होता, इस सबसे बेखबर वो दोनों बस दिन से रात और रात से दिन कर रहे थे। इर्सा के आने से पहले तक ही बाहर खाना खाता, लेकिन कभी कभार घर में भी बना लेता था। इसलिए कुछ सामान भी ला चुका था जो बाकी था। उसकी लिस्ट और जो चीज़ें इर्सा को ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए थी, उनकी लिस्ट बनाने के लिए उसने इर्सा से कहा था। इर्सा को सिर्फ पढ़ने और अपने पौधों में दिलचस्पी हुआ करती थी। उसकी माँ ने उससे कभी काम का नहीं कहा था, ना उसको खुद कभी ऐसा ख्याल आया। वो बहुत दिलजमी से पढ़ती थी क्योंकि उसकी माँ उससे सिर्फ अच्छे ग्रेड्स चाहती थी। लेकिन अब जाहिर है खाना और घर के दीगर काम इर्सा को ही करने थे। सो उसने अलिशबा से पूछकर कुछ उल्टा सीधा खाना बनाना शुरू कर दिया। तकी जो भी जैसा भी होता खामोशी से खा लेता। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मुखातिब नहीं होते थे। तकी सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करता था और इर्सा के लिए भी ये मुश्किल था। तकी इतना संजीदा और लिए दिए रहता कि इर्सा की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उससे कोई बात कर पाती। इर्सा और तकी का जो उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता था वो भी अब वैसा नहीं रहा था। पहले जो बात समझ में नहीं आती थी वो बड़े एतमाद से पूछ लिया करती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। इर्सा को उसे मुखातिब करने से डर लगता था। उसे लगता कि वो उसे मुखातिब करेगी तो वो अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा उस पर निकाल देगा। कॉलेज में उनका ताल्लुक एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। लोग कुछ भूलते ना उसे भूलने दे रहे थे। क्लास की वो लड़कियां जो पढ़ाई या दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियों में कभी इर्सा के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाई थी, अब इस सारी जलन का बदला लेने का वक्त था। उसको देखकर सरगोशियाँ करना, तंज करना, तकी के हवाले से बातें करना, फिर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसना उनका पसंदीदा मुश्किल बन चुका था। इन सब की वजह से उसका एतमाद ख़त्म होता जा रहा था। पढ़ाई से उसका दिल अचाट हो गया, जिसकी वजह से उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स पर वाज़ेह फ़र्क पड़ा। बल्कि अब उसका कॉलेज जाने को दिल ही नहीं करता था। वो अक्सर कॉलेज जाते हुए पूरा रास्ता सोचती कोई गाड़ी उसे कुचल कर निकल जाए या कॉलेज में ब्लास्ट हो जाए और सिर्फ वो मर जाए, ज़लज़ला आए और कॉलेज की बिल्डिंग गिर जाए और वो अंदर ही दब कर मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ किसको बताती? ले देकर अलिशबा ही थी, लेकिन वो कौन सा तजर्बाकार औरत थी? वो भी तो इर्सा की तरह ही कम उम्र और नादान सी लड़की थी। अलिशबा हत्तुल-इम्कान उसे समझाने की कोशिश करती कि उसे लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए और खामोशी से अपना काम करना चाहिए, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता था। लोगों के रवैये और तंजिया बातें उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगती थीं। वो बुरी तरह हर्ट होती थी। वो अक्सर गायब दिमागी किसी कैफियत में कॉलेज से उठाती, जैसे अभी सामने किताब खोलकर बैठी थी और पढ़ कुछ नहीं रही थी। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद उसने सर उठाकर तकी को देखा। वो कुर्सी पर बैठा कल के लिए लेक्चर्स तैयार कर रहा था। इर्सा की तरफ उसकी पूछ थी। उसका दिल मजीद बोझल हुआ। जाने सर की ज़िंदगी पहले कैसी थी? कौन कौन था उनकी ज़िंदगी में? पता नहीं कितने लोगों की जिम्मेदारी थी इन पर, और मुझे मेरी तमाम ज़रूरियात के साथ इनके सर थोप दिया गया। वो तकी के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि तकी ने उसको अपने बारे में कुछ बताया ना था, ना ही उसने कभी कुछ पूछा था। लेकिन तकी के रवैये से एक बात समझ चुकी थी कि वो उसे सख्त नापसंद करता है। उस दिन उर्दू की क्लास थी, आखिरी पीरियड था, लेकिन सर नहीं आए थे। सर हमीद बड़ी उम्र के शफीक से प्रोफेसर थे। इर्सा तशरीफ में लिखने के लिए हवाले के शेर नोट कर रही थी जो सर ने लिखवाए थे।
लेकिन इरसा नोट नहीं कर सकी थी। इरसा को शेर याद नहीं रहते थे, लिख कर बार बार दोहराने पड़ते थे। जब भी कुछ याद रहता थोड़ी देर बाद तक की क्लास में दाखिल हुआ सब लड़कियां उसी की तरफ मतवज्जा हुई। दरमियान से किसी की आवाज़ आई, सर ये तो सर हमीद की क्लास है। जी वो नहीं आए, इसलिए मुझे भेज दिया गया है। तकीन ने नज़रें घुमाकर बोलने वाली को तलाशना चाहा। सर उनके फादर की डेथ हो गई है, राफिया ने बताया। उनके फादर अभी तक जिंदा थे? तकी मासूमियत भरी हैरत से बोला और हाथ में पकड़ी किताब खोल ली। इरसा समेत पूरी क्लास के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। ये बिना साथी टीचर के बारे में भी कोई ऐसे लाइल्म हो सकता है भला? इरसा ने अलिशबा को देखा, शायद वो भी यही सोच रही थी। सर आपके फादर हैं? राफिया ने बड़ी हिम्मत दिखाई थी। यही बेहतर है, जो दिल हो पूछ तो लेती हैं। इरसा ने सोचा और जो आपके लिए तकी की तरफ मतवज्जा हुई। 2 महीने हो गए हैं ऐसे रहते हुए, चलो कुछ तो पता चले। तकी किताब में कोई चीज़ इन्हमाक से देख रहा था। जी? चौंक कर सर उठाया और राफिया को सवालिया नज़रों से देखा। सर आपके फादर हैं? राफिया ने अपना सवाल दोहराया। अपना पढ़ें बच्चे, शाबाश, ये तकी का जवाब था। अब वो दोबारा अपनी किताब की तरफ मतवज्जा हो चुका था। इस पर राफिया अपना सा मुँह लेकर रह गई, जबकि इरसा ने सोचा कुछ ना ही पूछना बेहतर है। गर्ल्स आप कुछ पढ़ लें और क्लास से बाहर आवाज़ ना जाए प्लीज़। वो खुद शक्ल पर ढेरों बेजारी लिए क्लास से निकल गया। शायद पूरा दिन खड़े खड़े रह कर थक गया था। तकी का आखिरी पीरियड फ्री होता था। राफिया ने पीछे अपनी सीट पर बैठे बैठे इरसा को आवाज़ लगाई। इरसा तुम बताओ, सर के फादर हैं? तुम्हें तो पता ही होगा सर की फैमिली के बारे में। इस बात पर सब लड़कियां इर्सिया की तरफ इस्तेफामिया नज़रों से देखने लगी। इरसा ने थूक निकला, अब वो क्या जवाब दे? वो भी इतनी ही अनजान थी जैसे कि वो सब। इरसा ने सर घुमाकर राफिया को देखा और बिगड़े लहजे में बोली, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है सर की फैमिली में? अपने काम से काम रखो। और किताब चेहरे की आगे कर ली। अक्सर लोगों के पास जब किसी बात का जवाब ना हो या वो जवाब देना ना चाह रही हो तो उल्टा अगले पर बिगड़ कर जान छुड़ाते हैं। इरसा ने भी यही किया था। सर्दी अपने अरूज पर थी। उस रात तो सर्दी इतनी पड़ी कि इरसा को कंबल सर्दी की शिद्दत के सामने कम लगने लगा। वो कब से सर्दी से ध्यान हटाकर सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। इरसा के दांत बजने लगे थे। पता नहीं रात का कौन सा पहर था और सुबह कब होनी थी। वो दुआ कर रही थी कि जल्दी सुबह हो जाए, वरना तो वो अकड़ कर मर जाएगी। इतनी सर्दी और अंधेरे में वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उठी और टांगे सीने से लगाकर बैठ गई। कंबल अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेटने की कोशिश की। बहुत देर इसी तरह बैठने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे ठंड अपने जिस्म में लहरें बनाकर गुजरती महसूस हो रही थी। इरसा ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया। वो आवाज़ दबाकर घुट घुट कर रो रही थी, मगर कभी किसी सिसकी की आवाज़ से कमरे की खामोश फ़ज़ा में इर्ताश पैदा होता। बैठकर रोते रोते अब उसकी बाकायदा हिचकी बन चुकी थी। किसी एहसास के तहत तकी की आंख खुल गई। कुछ महसूस करते हुए उसने पुकारा, इरसा। तकी की नींद में डूबी आवाज़ पर वो साकत हुई। इरसा क्या हुआ है? उसने दोबारा पूछा। सर्दी है। इरसा वो मुश्किल आवाज़ पर काबू पाकर बोल पाई। तकी ने एक झटके से उठकर लाइट ऑन की। इरसा ने डरते डरते तकी की तरफ देखा। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी। बल्ब की रोशनी पड़ने पर उसके गालों और आंखों की नमी चमकने लगी। वो पता नहीं कब से रो रही थी। तकी अब दोनों हाथ सर पर रखे हैरत से आंखों और नीम वाले लब्बों से खड़ा उसे देख रहा था। चंद लम्हे इसी तरह देखते रहने के बाद पूछा, तुम सर्दी की वजह से रो रही हो? आवाज़ में भी हैरत नुमाया थी। इरसा कोई जवाब दिए बगैर उसी तरह देखती रही। तकी ने नफ़ी में सर हिलाया जैसे अल्फाज गुम हो गए हों। फिर आगे भरकर अपना कंबल उठाया, इसको डबल किया और इरसा की तरफ बढ़ाया। लेटो। इरसा लेट गई तो, लेकिन अगर वो अपना कंबल इसको दे रहा था तो उसने खुद क्या करना था? इरसा को नई परेशानी लाहक हुई। तकी ने अपना कंबल उसे उड़ा दिया था। तकी का कंबल ज़्यादा बड़ा और भारी था। इरसा ने एक लम्हे को आंखें मूंद कर सुकून महसूस किया, फिर आंखें खोली और सर उठाकर तकी को देखने लगी। तकी ने अपना गर्म जैकेट पहना, फिर नीचे झुककर अपने जूतों से जुराबें निकाल कर पहनी। इधर उधर देखा, तकिए के साथ पड़ी हुई ऊनी टोपी उठाकर पहनी। फिर तकिया और अपना मोबाइल उठाकर चारपाई की चादर उतारी, आगे भरकर लाइट बंद कर ली और चादर ओढ़ कर सो गया। इरसा को अब भी उसकी फ़िक्र हो रही थी। इतनी सर्दी में बिना कंबल के वो कैसे सो पाएगा? मगर कुछ ही देर बाद तकी के आहिस्ता आहिस्ता खराटों की आवाज़ पर मुतमिन होकर दांत निकाले और कंबलों में मुंह छुपाकर करवट ली। फिर कुछ ही देर बाद नींद की वादियों में उतर गई। सुबह नाश्ता बनाते हुए इरसा मुसलसल सोचती रही कि वो तकी से पूछे कि वो रात को ठीक सोया था। इसको सर्दी तो नहीं लगी। लाशूरी तौर पर तशक्कुर के जज्बे के ज़रिए असर शुक्रिया के तौर पर उससे ये पूछना चाहती थी। इससे पहले इरसा ने कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। आज करना चाहती थी, लेकिन बराह रास्त शुक्रिया अदा करना उसके लिए एक मुश्किल अमर था। हाँ, मुझे ज़रूर पूछना चाहिए एक बार, मुसम्मम इरादा करते हुए नाश्ता बाहर ला कर रखा। नाश्ता करते हुए इरसा ने तकी को देखा, फिर फ़ौरन नज़रें झुका ली। अब पूछती हूँ। फिर चोर नज़रों से देखा तो एहसास हुआ कोई बात करना तो दूर की बात, उसके लिए नज़र भर कर तकी को देखना भी मुश्किल है।
सर को सिर्फ लेक्चर के दौरान ही देखा जा सकता है। उसने सोचा, फिर तकी के हाथों को देखा। वो उसके छोटे छोटे पराठों के बड़े बड़े निवाले ले रहा था। कुछ भी हो, एक बार पूछूंगी ज़रूर। 1 2 3 मगर बोला ही नहीं गया। नाश्ते के बाद तकी के लिए चाय लेने किचन में गई। चलो पूछती हूँ चाय कैसी है। चाय का कप उठाया और खामोशी से देकर वापस आ गई। बोली कुछ नहीं। उफ क्या मुसीबत है। बोला ही नहीं जाता कुछ। बुरी तरह झिल्लाई अपनी इस कम हिम्मती पर। काउंटर पर हाथ रखे सामने पड़े जग को घूरती रही। जल्दी करो, देर हो रही है। बाहर से तकी की आवाज़ उसे होश में लाई। वो ओह कहकर वॉशरूम की तरफ भागी। जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई। शूज़ पहनकर चादर ओढ़ी। तकी चाय पीकर कप अंदर रख आया था और अब मोबाइल पर कुछ देख रहा था। असल में इर्सा के तैयार होने का इंतज़ार कर रहा था। इर्सा ने बैग उठाया। बैग रात को ही तैयार करती थी। ताले से चाबी निकाल कर तकी को थमाई और ख़ुद दरवाज़ा बंद किए गेट को ताला लगाकर तकी के पीछे चलने लगी। चलो अब पूछती हूँ, चाय का पूछूँ या रात का? चाय का तो तब पूछना चाहिए था ना, अब सर्दी का पूछती हूँ। फैसला करके तेज़ कदम उठाते हुए तकी के करीब जाने की कोशिश की और खामोशी से चलती रही जहाँ तक कि कॉलेज का गेट नजर आने लगा। फिर मुंह बनाया, सर झटका और अचानक ज़ोरदार आवाज़ में बोल उठी, सर आपको रात सर्दी तो नहीं लगी थी? फिर एहसास हुआ कि आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी, मगर तकी ने कुछ चौंक कर अपनी रफ्तार कम करते हुए उसे देखा। नहीं, सर्दी नहीं थी और मेरा नहीं ख्याल इस इलाके में कुछ ख़ास सर्दी पड़ती है। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा इस सर्दी से कुछ नहीं बिगड़ता। अपने मखसूस मदानत भरे अंदाज में जवाब दिया। और हर बार मसाइल सिर्फ रोने से हल नहीं हो जाएंगे। कुछ तवक्कुफ़ के बाद अपनी बात में इजाफा करता स्टाफ रूम की तरफ भरा। यानी कहना पड़ेगा या मसाइल के हल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मगर ईसा ने इस बात पर गौर करने की कोशिश ही नहीं की। वो इसी बात पर खुश हो रही थी कि उसने एक बात पूछ ली है और सर ने उसका जवाब भी दिया है, वो भी इतना लंबा। पहाड़ी लोग। क्लास में दाखिल होने से पहले उसने यूं बनाकर सा हिलाया जैसे किसी तफ्तीशी ऑफिसर के हाथ बड़ी अहम मालूमात लगी हो। हर 3 माह बाद कॉलेज में तमाम मज़ामिन के एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार होती थी। ईसा की ये रिपोर्ट तकी को मिली थी। इस वक्त तो तकी अपनी फ़ाइल में रखकर क्लास लेने चला गया। अब घर आकर रिपोर्ट देखी तो उसका दिमाग घूम गया। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये इर्सा हाशिम की रिपोर्ट है। तकी सिर्फ इर्सा की वजह से यहाँ रुका हुआ था। वो चाहता था इर्सा यहाँ अपना ये साल पूरा कर ले। वो उसे कहीं और ले जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अगर ईसा की पढ़ाई का मसला ना होता तो वो अब कब का यहाँ से जा चुका होता। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी उसके लिए मसला न बनता। वो प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त कर सकता था। वो जानता था हालात को देखते हुए वो उसे नहीं रोकेंगे। मगर इर्सा। तकी ने कमरे में दाखिल होती इर्सा को देखा। उसे शदीद गुस्सा आया। हालांकि वो गुस्सा नहीं होना चाहता था। वो उसको नरमी से समझाना चाहता था कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे जो आइंदा उसके काम आती। मगर उठकर उसकर पहुँचा और एक झटके से उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करके उसके हाथ में रिपोर्ट पकड़ाई। ये है तुम्हारी रिपोर्ट। मुझे बताओ हम किसके लिए हैं इस अजाब में? अगर इसी तरह पढ़ना है तो बेहतर है छोड़ दो। अपनी वजह से मुझे भी ख्वार मत करो प्लीज़। हर चीज़ को ज़ाया होने से बचाओ। सुर्ख और तने हुए चेहरे के साथ इंतहाई सख्त और खुरदरे लहजे में कहते हुए उसका बाजू झटका और कमरे से बाहर निकल गया। रिपोर्ट इर्सा के हाथ से छूट कर नीचे जा गिरी। वो एक बुत की तरह साकित खड़ी थी, लेकिन आंखों से निकलते आंसू थोड़ी से कतरों की सूरत में फिसलते जा रहे थे। क्या मैं हमेशा से ऐसी हूँ? इन हालात में जब सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं, बातें बनाते हैं, हर वक्त किसी अनजाने खौफ के हिसार में रहती हूँ। कभी फिर कुछ हो जाएगा, जैसे पहले सारे रिश्ते मुझसे छिन गए, अब भी मुझे छोड़ देंगे। एक लम्हे का सुकून नहीं मिलता मुझे। कैसे पढ़ूँ मैं? याद किया हुआ सबक भूल जाता है मुझे। फिर क्या करूँ मैं? मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मेरी जगह कोई भी हो, आप भी हो तो नहीं पढ़ सकते। अब वो ऊंची आवाज़ में रोते हुए शिकवा कना थी। इंग्लिश की क्लास ख़त्म हुई। इर्सा और अलिशबा भी मैडम के पीछे ही बाहर निकल आई। अगला पीरियड सर तकी का था। अलिशबा ने हाल के सतून के साथ टेक लगाते हुए इर्सा को गौर से देखा। इर्सा क्या हुआ? आज बहुत चुप चुप हो। कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई यार। सूजे मुंह के साथ इधर उधर देखते हुए बोली इर्सा। बातें छुपाने लगी हो मुझसे? इससे पहले इर्सा को जवाब देती सर बिलाल पास से गुजरे। वो मैथ्स के प्रोफेसर थे। दोनों ने बेक वक्त सर को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा आप लोग? रुक कर मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है सर, अलिशबा ने जवाब दिया। इर्सा आपके टेस्ट। इर्सा को देखते हुए मानी खेजी से जुमला अधूरा छोड़ा। इर्सा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इस बात पर पहले भी काफ़ी कुछ सुन चुकी थी। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। सर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। तकी पास से गुजर कर क्लास में जा रहा था। अलिशबा ने सलाम किया, लेकिन इर्सा बिलाल साहब की तरफ ही मुतवज्जा रही, जैसे देखा ही ना हो। इर्सा ने सर बिलाल की बात समझकर सर हिलाया। इंशाल्लाह सर, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगी। उसने वाकई अब तो वजह से पढ़ने का तहैया कर लिया था। सर बिलाल से बात करके दोनों क्लास के दरवाजे तक आई। मैं आई कम इन सर? अलिशबा ने पूछा। नो, इंतहाई कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए फरमाया गया। है क्यों? दोनों को हैरत का झटका लगा। जब टीचर क्लास में है तो आप बाहर क्या कर रही हैं? सर हम सर बिलाल से बात कर रहे थे।
अलिशबा ने जवाबन कहा, बहरहाल आपको मुझसे पहले क्लास में होना चाहिए था, अब बाहर ही रहें। ये क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखा। सर, आप अभी तो क्लास में आए हैं, हम बाहर घूम नहीं रहे थे, आपने भी देखा, हम सर से बात कर रहे थे। अलिशबा चुप रह सकती थी भला? उसके जवाब में सर 4 कदम आगे आए और क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। यूं मुंह पर दरवाज़ा बंद होने पर एक लम्हे को दोनों का मुंह हैरत से खुला था। वो लेट थी मगर पूरा 1 मिनट भी नहीं। उनसे आगे लड़कियां अभी सीटों पर बैठ रही थी। फिर तुमने देखा इस आदमी को? ईसा की आंखें लबालब भर गईं। हाँ देखा, डायलॉग्स पर नहीं एक्शंस पर यकीन रखता है। अलिशबा हंसते हुए बोली। ईसा को हैरत हुई उसके हंसने पर। उनके डायलॉग्स भी इतने ही बुरे होते हैं? उसके जहन के पर्दे पर कल शाम का मंजर ताज़ा हुआ। कल तो बुरी रिपोर्ट पर इतनी सुना रहे थे, आज खुद ही क्लास से निकाल दिया। अच्छा वाकई, वैसे तो बोलते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। अलिशबा हनूज मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी जब तुम सर से बात कर रही थी मुझे लगा तुम अभी रो दोगी और अब तुम हंस रही हो। ईसा ने उलझ कर देखा मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ ना? अलिशबा ने आंखें मटका कर पूछा। हाँ ज़रूर। ईसा ने दांत पीसे। दरअसल अलिशबा को भी इतनी ही बेइज्जती महसूस हुई थी। साफ नजर आ रहा था ये टीचर स्टूडेंट वाला मामला नहीं है। वो इस वक्त ईसा की वजह से ही बाहर खड़ी थी, मगर ईसा के देखा तुमने इस आदमी को कहने पर फ़ौरन संभल गई। वो जानती थी ईसा पहले ही परेशान है। वो मज़ीद इसको बददिल होने से बचाने के लिए बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रही थी। यार सब क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने हमें ऐसे देखा, और पूरी क्लास हंस रही होगी हम पर। ईसा बसूरने लगी। ओ कम ऑन ईसा, ये चीज़ स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है यार, कल को हंसोगी उसे याद करके। अलिशबा ईसा का बाजू पकड़कर कैंटीन की तरफ चलते हुए बोली। और जहाँ तक बात है क्लास के हंसने की, तो तुम अगले पीरियड से ही नोट करना शुरू कर दो कि किसकी किस बात पर इस किस्म की इंसल्ट होती है। जिसकी इज्जत ही होती जाए उसका नाम नोट कर लो। तुम देखना 2 दिन में ही पूरी क्लास के नाम लिखे होंगे तुम्हारे पास। इस बात पर कोई रोता है? यूँ पागल ही हो बिल्कुल। मैं इस बात पर कभी हंस नहीं सकती। ईसा पर कोई असर नहीं हुआ। अलिशबा सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। ईसा प्लीज़ ना यार, क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हो? अलिशबा बेचारगी से गोया हुई। अलिशबा, ये छोटी बात नहीं है, दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, मैं एक नाकारा चीज़ हूँ, दूसरों पर बोझ। तुम समझ नहीं सकती ये कितनी तकलीफदेह बात होती है। अलिशबा की तरफ झुककर बड़े पुरदर्द लहजे में उसे बताया, तुम खुदा हो जो किसी को तुम्हारी ज़रूरत होगी, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है, और क्यों बोझ बनी हो दूसरों पर। खुद को इतना मजबूत करो कि किसी पर कोई बोझ ना रहे। हाँ, इसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। इस वक्त का इंतज़ार हौसले और हिकमत अमली से करो, इस तरह रोते बसूरते मजलूम बनकर नहीं। तुम्हें इस सोच से आज़ाद होने की ज़रूरत है कि तुम नाकारा हो और कुछ नहीं कर सकती। तुम इंसान हो और इंसान कुछ भी कर सकता है, बशर्त ये कि पागल मखबूतुल हवास ना हो। सब और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, यही चाहिए दिमाग को मस्बत सोच का पेट्रोल दो और मस्बत सोचो। दुआ तो अक्ल और उम्मीद से मिलेगी। छोटे बड़े अच्छे बुरे वाक़यात को कोई खुद पर हावी ही क्यों होने दे? इंतहाई कड़े लहजे में कहा गया। दोनों ने झटके से सर उठाकर देखा। ये अकर्षा बाजी थी, MA फाइनल ईयर की स्टूडेंट। आप? अरसा के लभिले। हाँ जी, पास से गुजरते तुम्हारा शिकवा कानों में पड़ा तो ये जवाब शिकवा था। ईसा ने जीभ पटाने को मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे मेरे बच्चा, तुम्हारे पास तो ये हुस्न इजाफी खूबी है, खूबसूरती और मासूमियत का इम्तजाज है। वाह, कौन न मर जाए हुस्न व खूबसूरती के इस पैकर पर। आप ईसा पर कोई गज़ल तो नहीं लिख रही? अलिशबा ने हंसते हुए पूछा। ये काम हम तकी साहब पर छोड़ते हैं। अकर्षा ने आंख मारी, साथ ही कहा लगाया। ईसा घबरा कर पानी के बहाने वहाँ से उठ गई, लेकिन अकर्षा बाजी की बातों ने उसे परेशानी और नाउमीदी के उस हिसार से निकलने में मदद दी जिसमें वो कल शाम से कैद थी। जैसे ही ब्रेक हुई, ईसा और अलिशबा भी बाकी लड़कियों की तरह धूप सेकने ग्राउंड की तरफ जाने के लिए क्लास से निकली। मिस समरा सीढ़ियों पर से उतरती दिखाई दी। उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया तो मिस समरा ने मुस्कुराकर खुश दिली से जवाब दिया, बच्चे एक गिलास पानी देना। श्योर मैम। दोनों मुस्तैदी से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ीं, क्योंकि टीचर्स के लिए पानी स्टाफ रूम में ही रखा जाता था। उन्हें मिस समरा बहुत पसंद थी। ख़ास तौर पर ईसा को बड़ी खुशी होती थी उनका कोई काम करके। स्टाफ रूम में तकी भी बैठा था, उर्दू और 2 टीचर्स भी। ईसा ने एक नज़र तकी को देखा। वो मगन सा बैठा अखबार पढ़ रहा था। ईसा ने कांच के नफीस से गिलास में पानी भरा और बाहर ले आई। कॉलेज की तीनों ख़वातीन टीचर्स स्टाफ रूम से बाहर धूप में बैठी थी। ईसा ने पानी का गिलास मिस समरा की तरफ भराया, जो उन्होंने थैंक्स कहते हुए पकड़ लिया। ईसा, मुझे भी पानी ला दो। मिस सदफ का लहजा हमेशा की तरह करख्तगी लिए हुए था। यस मैम। ईसा ने थूक निकला। वो हमेशा पाक स्टडीज़ की इस टीचर से खाइफ होती थी। दोनों ने फिर स्टाफ रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अलिशबा, मिस सदफ ने पुकारा तो दोनों के ने रुककर सवालिया नज़रों से टीचर को देखा। ईसा, तुम पानी ले आओ। मिस सदफ ने दांत पीसे। जी। ईसा तेज़ी से स्टाफ रूम की तरफ चली गई। अलिशबा, तुम ईसा की असिस्टेंट हो या बॉडीगार्ड? मिस सदफ ने तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ पूछा। हम फ्रेंड्स हैं और स्कूल से एक दूसरे के साथ हैं।
हमें साथ रहना अच्छा लगता है, इसमें असिस्टेंट या बॉडीगार्ड वाली क्या बात है। इत्मीनान से आंखों में आंखें डालकर बात करना अलिशबा का खासा था, चाहे सामने कोई भी हो। हाउ स्वीट, इतने पुराने दोस्त कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। मुझे तो याद भी नहीं मेरे साथ स्कूल में कौन कौन था। मिस समरा हमेशा की तरह चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए बोली थी। क्या आप में कभी झगड़ा नहीं हुआ? इस बार मिस सिद्रा ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। जहाँ हम इख्तलाफ होता है वहाँ वो अक्सर मेरी मान लेती है, कभी मैं उसकी। अलिशबा मुस्कुराई। बहुत अच्छे भाई। जवाब में दोनों टीचर्स भी हंस पड़ी। ठीक है, आप जाएं। मिस सदफ ने उसे वहाँ से हटाया। अलिशबा चली गई। चौकीदार ने उनके सामने पिज़्ज़ा और चाय ला कर रखी। इर्सा भी पानी ले आई थी। अब पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी और मिस ने चाय का कप उठा लिया। मिस समरा पिज़्ज़ा का पीस अलग करके सीधी हुई तो इर्सा को देखा। इर्सा, पानी रख दे यहाँ। उनके सामने छोटा सा बेंच पड़ा था। इर्सा ने झुककर गिलास बेंच पर रखा और जाने के लिए मुड़ी। इर्सा, तुम्हारी और तकी की स्टोरी बड़ी इन है आजकल। मिस सदफ की आवाज़ थी। इर्सा का दिल जोर से धड़का। अब ये क्या शुरू करने वाली थी? बाकी दोनों टीचर्स ने भी चौंक कर उसे देखा। फिर मिस समरा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी कहते हुए पिज़्ज़ा हाथ में पकड़े वहाँ से उठ गई और चाय का कप वहाँ ही छोड़ दिया। इर्सा रुक गई थी, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। वो कहती भी क्या? बताओ ना, क्या सीन है? इसे इन अल्फाज पर झटका लगा। ये एक औरत, उससे भरकर एक उस्ताद के अल्फाज थे। वो मिस सदफ के जूतों पर नजर जमा कर खड़ी थी। सर, यहाँ तो बड़े मूड में रहते हैं, घर में भी ऐसे ही हैं। साथ चाय की चुस्की ली। इर्सा खामोश खड़ी जूतों की नोक देखती रही। वैसे सर तकी हैं, बहुत हैंडसम। मिस सिद्रा की आवाज़ पर इर्सा ने एक नज़र उनको देखा। उसकी आंखों में गिला उभरा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इर्सा भी बहुत क्यूट है। कपल अच्छा है, मैम सिद्रा ने इजाफा किया। लेकिन मिस, अभी इन कामों के लिए बहुत उम्र नहीं पड़ी इसकी। मिस सदफ को नागवार गुजरी थी ये बात। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? तुम मिली हो सरतकी की फैमिली से? फिर कुछ याद आने पर पूछा। इर्सा ने नफ़ी में सर हिलाया। या अल्लाह, मुझे गायब कर दे यहाँ से। अलिशबा होती तो बात संभाल लेती। उसके तो हवास काम करना छोड़ देते थे ऐसी सूरत हाल में। लड़कियों को तो चुप करवा सकती थी, लेकिन टीचर्स उनका क्या करती? देखे मिस, ना कोई आगे ना पीछे, तालीम ना कोई उम्र, क्या मुस्तकबिल है अब इसका? बड़ी जिताती नज़रों से मिस सिद्रा को देखा। इर्सा अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोने वाली थी। उसका मुंह सुर्ख हो चुका था और जिस्म होले होले कांप रहा था। मिस सदफ ने मजीद कुछ कहने से पहले पिज़्ज़े का बड़ा लुकमा लिया। पिज़्ज़ा ठंडा होने से पहले उससे भी तो लुत्फ अंदोज़ होना था, जबकि मिस सिद्रा उसको देखते हुए तासुब से सर हिला रही थी। इर्सा, ये टेस्ट हैं, इनकी लिस्ट बनाकर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तकी तेज़ी से इर्सा के करीब आया और इर्सा की तरफ रोल किए हुए पेपर्स बढ़ाए। ओ सॉरी, तकी ने मिस सदफ और मिस सिद्रा से कहा, जैसे अपने ध्यान में हो और अब इस बेध्यानी पर शर्मिंदा हो। इर्सा पेपर्स पकड़कर तेज़ी से क्लासरूम की तरफ भर गई। इट्स ओके सर, पिज़्ज़ा लें? मिस सदफ ने बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए ऑफ़र की। नो थैंक्स। तकल्लुफ़ मुस्कुराया। अरे सर, आपको डाइट की क्या ज़रूरत है, हमें ज्वाइन करें। मिस सदफ ने इसरार किया। इस औरत की बेबाकी, उसके मैसेजेस, उसकी कास्ट, तौबा है। नहीं शुक्रिया। आपके तकल्लुफ़ मुस्कुराने की भी जहमत नहीं की और स्टाफ रूम की तरफ भर गया। अब किसी धूप छाँव ने असर नहीं करना था। तकी ने सिर्फ इर्सा को वहाँ से हटाने के लिए ये किया था। जब इर्सा पानी लेकर निकली थी, तकी ने खफीफ सा सर घुमाकर उसको बाहर निकलते देखा। यहाँ से एक टीचर की कुर्सी का पिछला हंसला नजर आ रहा था कि तकी की नज़रों ने बाहर तक उसका ताक़िब किया। बाहर सर्दियों की सुनहरी धूप फैली थी। उसने सोचा इसे भी चलकर बाहर बैठना चाहिए, इसलिए उसने अखबार लपेटा और बाहर जाने के लिए उठा। बाहर निकलकर उसने इर्सा को एक नज़र देखा। वो उसे बेहद परेशान लगी। वो लाशोरी तो पर वहाँ ही रुक कर देखने लगा। इस तक आवाज़ पहुँच रही थी, लेकिन आवाज़ वाज़ेह नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। जब इर्सा ने नफ़ी में सर हिलाया, तब उसके चेहरे पर जो तकलीफ थी वो बहुत वाज़ेह महसूस हुई थी उसे। तकी के दिमाग में अलार्म सा बजा कि वो इसे किसी तरह इर्सा को वहाँ से हटाना है। वो तेज़ी से उसके पास आया। दराज से आज का टेस्ट निकाला। वो तेज़ी से वापस आया। दराज से आज का टेस्ट निकाला। उसने अभी 2-3 पेपर्स ही चेक किए थे। इन चेक किए हुए पेपर्स को ऊपर रखा और बेहद तेज़ी से इर्सा तक पहुँचकर उसे वहाँ से हटाया। अब वापस आकर बैठ गया था। टेस्ट चेक नहीं थे। वो घर जाकर उसे वापस ले सकता था, मगर ये था क्या? वो समझ नहीं पा रहा था। मगर इस सब में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो उसे बेहद बुरी लगी थी। वो ब्रेक टाइम ओवर होने तक गुमसुम बैठा रहा और इर्सा क्लासरूम की तरफ भर गई। अलिशबा क्लास के दरवाजे पर ही खड़ी इर्सा का इंतज़ार कर रही थी। इर्सा एक हाथ में पेपर्स दबोचे और दूसरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींचे तकरीबन भागते हुए क्लास में अपनी कुर्सी तक आई। गालों पर आंसू एक कितार की सूरत बह रहे थे। अलिशबा को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि क्या हुआ। उसने बस कुर्सी के हत्थे पर बैठकर दोनों बाजुओं में उसे भींच लिया। उसके पास तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। इर्सा के हाथ में पकड़े पेपर्स बिखर गए, जैसे इर्सा खुद भी घर गई थी। अलिशबा, मैं मर जाऊंगी। लोगों की ऐसी बातें मुझे मार देंगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। वो रोते रोते बोल रही थी और आवाज़ में इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी कि अलिशबा के भी आंसू निकल आए। बहुत दर्द होता है मुझे, बहुत हर्ट होती हूँ मैं। ये पिज़्ज़ा खाते हुए मज़ा लेने वाली बात नहीं है।
جب وہ پوچھتی ہیں کیا سین ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ جب وہ کہتی ہیں یہ سب کرنے کی عمر نہیں تھی میری، جب وہ مجھے بتاتی ہیں میرا اب کوئی مستقبل نہیں، تو کوڑے لگتے ہیں مجھے، زخم بن جاتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتی کہ ان زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر اسی طرح زخم لگتے رہے تو مر جاؤں گی میں۔ عرصا نے سختی سے آنکھیں مینچ کر کھولی۔ ارشبا نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے آنسو پونچھے اور اپنے بھی۔ وہ خود اس سے زیادہ رو رہی تھی، مگر ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی عرصا، ہمت ہارو گی تو واقعی مر جاؤ گی۔ کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تم پر چڑھائی کر سکے۔ خاموش رہو گی تو اس طرح پیچھے پڑے رہیں گے لوگ۔ خیر اب میں دیکھتی ہوں کون تم سے ایسی ویسی بات کرتا ہے۔ پھر نیچے بیٹھ کر تیزی سے پیپر سمیٹے، عرصا کو پانی لا کر پلایا۔ بریک ٹائم ختم ہونے کو تھا، اسے اپنی دوست کو مزید نمائش نہیں بنانا تھا۔ کالج سے گھر تک کا راستہ بہت مشکل سے طے کیا تھا عرصا نے۔ عجیب سی تھکن پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ شام کو بستر پر لیٹ کر بے آواز روتے ہوئے سوچتی رہی، زندگی میں ہر چیز کیوں الٹ سی ہے۔ وہ ایسا کیا کر سکتی تھی کہ حالات کچھ سازگار ہوتے۔ دھندلا گئی ہے ہر چیز، منزل کیا، راستوں کے نشان تک مٹ گئے ہیں۔ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ مدد اللہ سے؟ اس کے دل سے آواز آئی، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، عاجز آ گئی ہوں میں، اور برداشت نہیں کر سکتی، یہ بہت زیادہ ہے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھ پر رحم فرما۔ اپنی سسکیاں چیخیں دباتے اللہ کو پکارا، اور بے شک اللہ کو پکارنے والے خالی ہاتھ نہیں رہتے، لیکن صبح تک وہ اس سب کی وجہ سے بخار میں جل رہی تھی۔ کالج نہ جانے پر ارشبا نے تکی سے پوچھا اور عرصا کے بیمار ہونے کا سن کر پریشان ہوئی۔ دوسرے دن پھر عرصا کے کالج نہ آنے پر اس نے تکی سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر عرصا کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ گھر سے اجازت لے کر آئی تھی، پھر کیا اعتراض ہونا تھا؟ گھر کے مین گیٹ پر تالا لگا تھا، عرصا کو باہر نہیں نکلنا ہوتا، مجبوری کی صورت میں پچھلا گیٹ اندر سے کھولا جا سکتا ہے۔ تکی نے تالا کھولتے ہوئے ارشبا کو وضاحت دی، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں سر، ارشبا نے کہا۔ صحن میں عرصا نیم کے ٹنڈبن درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کچی زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ارشبا تیزی سے اس تک آئی۔ عرصا! ارشبا نے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے پکارا۔ عرصا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ ننگے پیر بیٹھی تھی، کپڑوں اور ہاتھوں پاؤں پر مٹی لگی تھی، ہونٹوں پر جمی پپڑی، الجھے بال، مسلے ہوئے کپڑے، خالی خالی سی ویران آنکھیں، جن میں ارشبا کو دیکھ کر بھی کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا۔ وہ اسے بالکل اس درخت کی طرح اجڑی ہوئی لگی۔ ارشبا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پہلے ارشبا اسے دیکھتی تو وہ اسے شہزادی لگتی تھی۔ شہزادی کو فقیرنی کے روپ میں دیکھنا اس جیسی مخلص دوست کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ ارشبا کی آنکھوں میں گلابی ڈورے ابھرے۔ تقی اسے دیکھ کر اندر چلا گیا۔ یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو عرصا؟ دھوپ میں بیٹھی ہوں۔ عرصا کی آواز میں بھی نقاہت نمایاں تھی۔ نہیں، اٹھو یہاں سے، اس طرح مت بیٹھو یہاں۔ ارشبا اسے اٹھا کر اندر لائی۔ میں کھانا لے آؤں؟ تقی کھانے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ارشبا کو اس پر بہت ترس آیا، وہ بھی تو ابھی گھر آیا تھا، اب بنا آرام کیے اتنی دور کھانا لینے جاتا، اور عرصا سارا دن بھوکی تھی، پتہ نہیں صبح بھی کچھ کھایا تھا یا نہیں۔ اب اس کی حالت میں پانی تک پوچھنے والا کوئی نہیں تھا یہاں۔ اسے بے اختیار رونا آ رہا تھا اس وقت عرصا کو اس حالت میں دیکھ کر۔ ارشبا نے اس کے کپڑے بدلوائے، منہ ہاتھ اور پیر اچھی طرح دھلوا کر کنگھی کی، تب اسے کچھ سکون ملا۔ تقی کھانا لے کر جلدی ہی آ گیا تھا۔ ارشبا نے کھانا نکال کر زبردستی عرصا کو کھلایا۔ وہ بار بار میرا جی نہیں چاہ رہا، بس کرو، الٹی ہو جائے گی۔ اچھا تم خود ہی تو کچھ کھاؤ، کہتی جا رہی تھی، لیکن ارشبا نے اسے کھانا اور دوا کھلا کر ہی دم لیا، جبکہ تبھی نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ ارشبا نے کھانا نکال کر پہلے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر وہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھائیں، کہتے ہوئے کچن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ 3 چھٹیوں کے بعد آج عرصا کالج آئی تھی۔ ارشبا عرصا کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس تک آئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ عرصا بے اختیار ارشبا کے گلے لگی۔ تم جیسے دوست اللہ ہر کسی کو دے، باقی کلاس کے ساتھ سلام دعا کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آمین۔ ارشبا ہنسی۔ ویسے میں سمجھ رہی تھی تم کل آؤ گی، کیا طبیعت کل بھی خراب تھی؟ نہیں، کل ٹھیک تھی میں، سر نے منع کر دیا آنے سے، عرصا نے کہا۔ نہیں، سر نے منع کر دیا؟ کیوں؟ ارشبا کو ذرا حیرت ہوئی۔ ہاں پتہ ہے، کل نا سر نے مجھے کیمسٹری کے نوٹس دیے اور کہا کالج جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر یاد کر لوں، جتنا بھی یاد کر سکتی ہوں میں، یا پھر ریسٹ کروں، اور اگر بور ہوئی تو ان کا لیپ ٹاپ استعمال کر سکتی ہوں، کوئی پاسورڈ نہیں لگا، اور وہ لیپ ٹاپ والے بیگ میں ہی رکھی ہے۔ عرصا بڑے بشاش لہجے میں بتا رہی تھی۔ پھر کیا تھا لیپ ٹاپ میں؟ ارشبا پرجوش ہوئی۔ کیا؟ عرصا نے کندھے اچکا کر کیا کو کھینچا۔ مجھے تو لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہی نہیں آتا، وہ تو بس تقی کی اس آفر پر خوش تھی۔ کیا تم نے آن ہی نہیں کیا؟ ارشبا کے جوش پر پانی پھرا۔ یار مجھے تو کمپیوٹر تک آپریٹ کرنا نہیں آتا، لیپ ٹاپ کا کیا کرتی، خراب ہو جاتا تو ہو جاتا۔ عرصا تھوڑی ڈیٹ ہو جاؤ یار، زندگی آسان ہو جائے گی، یقین کرو۔ عرشبا کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ پاگل، خراب ہو جاتا تو وہ کیا سوچتے؟ میں کتنی پینڈو ہوں، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں پتہ تو نہیں پتہ، اب انسان کو ہر چیز کا پتہ تو نہیں ہو سکتا، تم جب استعمال کرو گی تو تمہیں آ جائے گا۔ ان کو کون سا پیدا ہوتے ہی ہر چیز کا پتہ تھا، انہوں نے بھی تو
कहीं ना कहीं से सीखा होगा, या हम आसपास इस्तेमाल होते देखकर सीख जाते हैं चीज़ों को। और तुम क्या इस चीज़ को लेकर एहसास कमतरी का शिकार हो रही हो? अलिशबा ने जैसे डांटा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कहाँ से कुछ सीख सकती थी, कहीं आती जाती तो नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रात पीटीवी पर 8 बजे वाला ड्रामा देखा करती थी, अब तो वो भी गया। फिर तुम एक दोस्त हो और तुम खुद ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो क्या? अलिशबा ने घूरा। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो। इरसा ने हमेशा की तरह फ़ौरन हार मान ली। वैसे तुम कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होती अलिशबा? अलिशबा हंस पड़ी। होती हूँ यार, सभी होते हैं किसी न किसी तरह, किसी न किसी वजह से, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम किसी की अच्छी चीज़ का मुकाबला अपनी कमतर चीज़ से करते हैं तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और वही बंदा अपनी किसी महरूमी या कमी को लेकर उन्हीं एहसास से दजार हो रहा होता है। फिर क्या फ़र्क हुआ इसमें और हम में? है तो सभी इंसान, हमें भी मुतासिर होते फिरते हैं अपने जैसे ही इंसानों से। सोचो ज़रा, जो अल्लाह ने नहीं दिया और नहीं देना वो कोई हासिल कर सकता है अपने बल पर? नहीं ना। असल में हम सभी एक जितने बेबस, मोहताज और आम इंसान हैं। फिर क्या ज़रूरत पड़ी है किसी दूसरे इंसान की वजह से कुछ ऐसा वैसा फील करने की? हाँ वाकई। इरसा ने ध्यान से सुना और फिर समझ कर सर हिलाया। और ख़ुद को देखो किस बात से मुतासिर हो रही हो। अलिशबा का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था, अब वो हंस रही थी। कोई नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा बस। उसने अलिशबा के बाजू पर हल्की सी चपत लगाई। अच्छा, वो खुद क्या करते हैं लैपटॉप पर? अलिशबा ने पूछा। वो बहुत कुछ, कभी नोट्स बनाते हैं वहाँ से देखकर, मूवी, म्यूज़िक और ख़बरें वगैरह सुनते हैं, कभी बातें करते हैं जैसे कॉल पर करते हैं ना लोग, ऐसे। कभी किससे बातें करते हैं? अलिशबा ने फ़ौरन टोका और पूछा। लोगों से। किन लोगों से? अलिशबा ने सर पिटा। मुझे क्या पता, मैं थोड़ा ही जानती हूँ किसी को। तो बात क्या करते हैं? वो पुश्तों में बातें करते हैं जो मेरे ऊपर से गुजर जाती हैं। इरसा ने सर पकड़ कर जवाब दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है। इरसा भी मुस्कुराते हुए बैग खोलने लगी। तकी प्रिंसिपल को फ़ोन कर रहा था। आज जुमा था, वो कल यानी हफ्ते की छुट्टी की बात कर रहा था। इरसा के कान खड़े हुए। कल की छुट्टी क्यों? वो कमरे से बाहर चबूतरे पर इधर उधर चलते हुए बात कर रहा था। इरसा कोशिश के बावजूद समझ नहीं पा रही थी कि वो छुट्टी की क्या वजह बता रहा है सर को। तकी जैसे ही अंदर आया, इरसा ने बेख्तियार पूछा। आप कल कॉलेज नहीं जा रहे? नहीं, कल मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, कुछ काम है आगे, फिर इतवार है, एक रात रहकर इतवार की शाम वापस आ जाऊंगा। इरसा को देखकर बोला। उसे कुछ हैरत हुई कि वो पढ़ रही थी या उसकी बातें सुन रही थी। इरसा का सांस का। वो रात अकेले कैसे रहेगी? फिर पूछ लिया। मैं रात को अंधेरे में कैसे रहूंगी? रात को अंधेरे में क्या होता है? और मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता? तकी ने सवाल किया, फिर खुद ही वाज़ेह भी कर दिया कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इरसा को कुछ कुछ समझ में आ रही थी बात। जब भी पहले दिन तकी ने क्लास में आकर अपना मुख्तसर तारुफ करवाया था, तब उसने बताया था कि उसने इस्लामाबाद में तालीम मुकम्मल की है और इससे पहले वहाँ ही जॉब करता था। जब प्रिंसिपल साहब ने उसे यहाँ आने का कहा था कि यहाँ तालीम का बहुत रुझान और तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो यहाँ आ जाए तो ये उसके लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। अगर उसने इस्लामाबाद में ही पढ़ा था, वहाँ ही जॉब करता था, तो इम्कान था कि उसका ख़ानदान भी वहाँ हो। इसलिए वो इरसा को वहाँ नहीं ले जाना चाहता था। शायद तकी की फैमिली इरसा को कबूल ना करे, ये भी मुमकिन था। उसने अभी तक उनको इस बारे में कुछ बताया ही ना हो, या जो भी था। मगर इरसा फिल वक्त उसे इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती थी। वो रात को अकेले नहीं रह सकती थी और चाहती थी तकी भी इस बात को समझे। मगर इरसा ने परेशानी से उसे देखा। तकी अब कमरे का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल करके चेक करने वाले कुछ पेपर्स लेकर अपने बिस्तर पर बैठ गया, क्योंकि कमरे की वाहिद कुर्सी पर इरसा विराजमान थी और मेज़ पर किताबें और नोट्स फैलाए पढ़ रही थी। मगर अब मज़ीद पढ़ना मुमकिन नहीं रहा था। उसका ध्यान बढ़ चुका था। वो हर मिनट बाद अपनी किताब से नज़रें हटाकर गर्दन मोड़कर तकी को परेशानी से देखती, फिर वापस किताब पर नज़र डालकर अपना टॉपिक समझने की कोशिश करती, मगर नाकाम रहती। तंग आकर दोनों हाथ किताब पर रखे, गर्दन सीधी की, आंखें बंद करके लंबी सांस ली और गर्दन मोड़कर उसे देखा। तकी ने एकदम अपना पेन रखकर उसे देखा। वो कब से उसकी बेचैनी नोट कर रहा था। तकी इतना अचानक मतवजा हुआ कि इरसा उस पर से अपनी नज़रें भी नहीं हटा सकी। कल सुबह जल्दी जाऊंगा और शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा, रात नहीं रहता, ठीक है? हो गया, अब पढ़ो अपना। इरसा ने गर्दन सीधी की, खजालत से मुस्कुराकर दिल में सोचा। जी हाँ, हो गया। फिर ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। इस बार किसी हद तक कामयाबी रही। कॉलेज में जब तक कि अपना पीरियड लेने नहीं पहुंचा तो लड़कियों ने इरसा से पूछा, सर क्यों नहीं आए? सर काम से गए हैं, इसलिए नहीं आए। इरसा ने मुख्तसर जवाब दिया। छुट्टी पर लाशोरी तौर पर उसकी निगाहें तकी को खोज रही थी। उसके कहीं नज़र न आने पर वो दिल में वीरानी से छा गई। वो कॉलेज से निकली और घर की तरफ बढ़ने लगी। कॉलेज के अंदर बाहर बहुत रश था। इतने लोगों में भी अब उसे अपना आप तनहा और गैर महफूज लग रहा था। 3 महीने हो गए थे तकी के साथ आते जाते। आज उसका ना होना बहुत महसूस हो रहा था। उसने रोड क्रॉस किया तो उसे किसी ने पीछे से पुकारा, इरसा। तकी आ गया। वो फ़ौरन मुड़ी, मगर वो तकी नहीं था और जो था उसका सामना होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एहसन भाई। इरसा की आवाज़ बुड़बुड़ाहट के मुशाबा थी। एहसन तेज़ी से उस तक आया। इरसा, ये सब क्या है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं श्याम बुप्पो की तरफ गया तो मुझे नूर ने बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तुम ऐसी तो नहीं हो?
शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो रहा था, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र लाहौर हो गया, इसलिए पहले नहीं आ सका। खैर, अभी आओ मेरे साथ घर जाकर बात करते हैं। तेज़ी से बोलते हुए इरसा का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाना चाहा। इरसा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। एहसन की आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में बोली, मैं ऐसी ही हूँ, नूर ने जो बताया वो सच है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई। एहसन ठहर सा गया। इरसा सदमे से उसे देखा। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी करना चाहती, और तुम और मैं एक बेकिरदार लड़की हूँ। आपको अपने इंतखाब पर अफसोस है ना? उसने एहसन की बात काट कर कहा। हाँ। एहसन ने हिकारत से कहते हुए चंद लम्हे उसे देखा और झटके से मुड़कर चला गया। इरसा सर झटक कर आगे बढ़ी, पसीने से भीगी लड़ती हथेलियों को आपस में रगड़ा। मोहब्बत, मुझसे इतनी मोहब्बत थी, मेरी इतनी फिक्र थी, तो उसी शाम पता चल जाने पर भी मुझे पूछने तक नहीं आई। उस शाम क्या? इतने अरसे तक मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। अब 3 महीने गुजरने के बाद मैं अपनी सफाई में कुछ कहूँगी तो आप ज़रूर यकीन कर लेंगे मेरी बात का। मुझे आपसे कोई करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एहसन भाई, बस ये हो कि आप, नूर और बाबा मुझे कभी दोबारा नज़र ना आए। मैं आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में और कोई मुसीबत नहीं चाहती। इरसा घर पहुंचकर तकी के आने का इंतज़ार करने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ आंगन में शाम के साए भरने लगे थे। इरसा उदास सी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। तकी आ जाए प्लीज़। सिर्फ तकी के ना होने से हर चीज़ से इतनी वीरानी, इतनी उदासी टपक रही थी। जाने वो इस वक्त कहाँ था। इरसा ने बड़ी मुश्किल से अपने ख्यालात से पीछा छुड़ाकर किताब खोली। अब मगरिब के बाद अंधेरा फैलने लगा था। इरसा ने उठकर सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी और खिड़की भी बंद कर दी। दरवाजे तो कॉलेज से आकर ही बंद किए बैठी थी। एहसन भाई से सामना होने पर अजीब सा खौफ दामनगीर हुआ था, मगर अब अंधेरे के खौफ ने भी उसके दिल में पंजे गाड़ दिए। तकी कब आएंगे, उसने परेशान से सोचा। वो कुर्सी पर बिना कोई हरकत किए बैठी थी। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, अगर तकी आज ना आया तो, और अगर वो कभी वापस ना आया तो। वो ये बात समझती थी कि तकी के दिल में उसकी कोई जगह नहीं, और जिस तरह के हालात के नतीजे में वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, वो तकी के दिल में शायद ही कोई मुकाम बना पाती। और वो भी इस सूरत में अगर तकी की ज़िंदगी में कोई और औरत ना होती, फिर उसका ख़ानदान। ओफ, उसने इस तरह से टहलना शुरू कर दिया। फिर तकी की चारपाई के नीचे पड़े उसके सूटकेस पर नज़र पड़ी तो तेज़ी से आगे बढ़कर उसे घसीट लिया। ये एक बड़ा सूटकेस था और तकी के कपड़ों से भरा हुआ था। उसने तरतीब याद रखकर कपड़े निकालने शुरू किए। बहुत सारी शर्ट्स तरतीब से पड़ी थी, उनमें से कुछ अभी पैक थी। जीन्स, ड्रेस पैंट्स, स्टाइलिश जैकेट्स, हर कपड़ा ही ब्रांडेड था। एक फोल्डर फाइल खड़ी करके एक तरफ रखी गई थी। इरसा ने निकाल कर खुली। सबसे ऊपर उनका निकाहनामा था। वो बहुत देर उसे देखती रही। बाकी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ज़बरदस्त था। एक कंप्यूटर के किसी कोर्स का सर्टिफिकेट था और एक टीचिंग सर्टिफिकेट, यानी वो पहले इस्लामाबाद में भी टीचिंग ही कर रहा था। वो गौर से सब देखती थी। कॉन्वोकेशन डे का एक बड़ा ग्रुप फ़ोटो, इनमें उसने तकी को ढूंढने की कोशिश की, फिर पहचानने में कामयाब रही। उसे बहुत खुशी हुई थी इस पर। फिर बहुत देर देखकर फाइल बंद कर दी। सूटकेस की एक पॉकेट में पैसे थे, उसने निकाल कर गिने, सारे 13,000 थे। फिर वापस रख दिए। एक मोबाइल फ़ोन का डिब्बा, पैक परफ्यूम, घड़ी और स्टड के केसेस। वाहिद खटके की आवाज़ पर इरसा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसको सारी तरतीब भूल गई। बिजली किसी तेज़ी के साथ सूटकेस बंद करके वापस धकेला। फिर खड़े होकर खुद पर काबू पाते आवाज़ सुनने की कोशिश की। गली में कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर एक मोटरसाइकिल के गुजरने की आवाज़ आई और बस। इरसा ने फिर सूटकेस खोलकर कपड़ों और दूसरी चीज़ों को तरतीब देखी और फिर कुछ मुतमिन होकर बंद कर दिया। फिर बेइरादा ही वॉशरूम जाकर देखा। वहाँ तकी की एक कमीज़ थी जो उसने कल उतारी थी। तकी एक शर्ट एक ही दिन पहनता था। इरसा तकी की कमीज़ लेकर अपनी चारपाई पर आ बैठी और मुंह पर रख कर लेट गई। आह, तकी की खुशबू। आहिस्तगी से मुस्कुराई। यहाँ सबसे कीमती एक तकी है और उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें। फिर सोचा, मैं भी कितनी पागल हूँ ना। अगर तकी ने वापस ना आना होता तो अपनी सारी चीज़ें इस तरह छोड़ कर जाते। अगर वो मुझे कहते हमेशा के लिए जा रहा हूँ तो मैं उन्हें रोक सकती थी भला। सर झटका। इतने में ईशा की अज़ान होने लगी। दफातन वो चौंकी, कमीज़ मुँह से हटाई और उठकर बैठ गई। बाहर तो रात हो गई है। अब रात और अंधेरे का खौफ उस पर हावी हुआ। उसका हल्क खुश हो रहा था। उसको लगा किचन में कोई है, उसे देख रहा है। उसके जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही कि वो उठकर किचन का दरवाज़ा बंद कर सके। ये उसकी अपनी सोच की वजह से पैदा होने वाले खौफ का नतीजा था। अगले लम्हे वो अपनी पूरी ताकत सर्व करते हुए उठी और किचन का दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद कर दिया। खौफ से उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया था। गेट बजने की आवाज़ आई तो इरसा की चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए उसको लगा कि किचन का दरवाज़ा बजाया हो अंदर से किसी ने, जो उसने अभी बंद किया था। गेट वक्फे से बज रहा था। कौन हो सकता है? मैं इस वक्त बाहर नहीं निकल सकती। वापस अपनी चारपाई पर दोनों टांगें समेट कर बैठ गई। इरसा। बहुत देर दरवाज़ा बजाने के बाद तकी ने घबरा कर उसे आवाज़ दी, तकी। इरसा ने तेज़ी से भागकर गेट खोला और कंधे से नीचे तकी का कोट दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया।
तकी ने देखा वो कांपते हुए रो रही थी। इर्सा क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? सब ठीक है। वो बेतरह परेशान हुआ। जो भी था ये लड़की थी तो उसकी जिम्मेदारी। तुम ठीक हो? क्या हुआ? आखिर तकी ने उसका बाजू पकड़कर हिलाया और जोर देकर पूछा। अंधेरा है। इर्सा ने पैराग्राफ के 2 अल्फाज ही बोलने होते थे, आगे खुद समझो। वो अंधेरे से डर रही है। तकी ने समझकर गहरी सांस ली। तो सहन की लाइट जला रही होती और अंधेरा कहाँ है? देखो इतनी रोशनी तो है चांद की। ईसा ने सर उठाकर चांद को देखा, फिर शहर में फैली मीठी चांदनी को। हाँ वाकई अंधेरा कहाँ है? अगर तकी जैसा चांद उसकी ज़िंदगी में रहे तो अंधेरा ठहर सकता था भला? उसने सोचा। अंदर चलो, सर्दी है। तकी बोला तो ईसा चौंक कर पीछे हटी। तकी ने सारे शॉपिंग बैग्स एक हाथ में मुंतकिल किए और गेट बंद करके आगे बढ़ गया। दिन बहुत छोटे हैं, हर काम जल्दी करने के बावजूद भी मैं लेट हो गया। अपनी चारपाई पर बैठकर शॉपिंग बैग ईसा की तरफ खिसकाए। ये तुम्हारी चीज़ें हैं। ईसा तकी की तरफ रुख करके कुर्सी पर बैठ गई। तकी के होने से दिल में उतरने वाले इत्मीनान को महसूस करते हुए झुककर देखने लगी कि उसके लिए क्या लाया है। इसमें सूट थे, 3 बेहद खूबसूरत डिज़ाइनर सूट। ईर्षा ने अब दिल में खुशी को सर उभारते महसूस किया, जिसके रंग चेहरे पर भी फैलने लगे। इतने उसे तीनों सूट बहुत पसंद आए। दूसरे बैग में जूते थे। वो निकाल कर पहनने लगी तो देखा उसके पाँव गंदे थे और कुछ जख्मी भी। वो नंगे पाँव गेट खोलने के लिए भागी थी और कच्चे सहन में छोटे छोटे पत्थर कंकरियाँ भी पाँव में चुभे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हवास वापस आने पर दर्द महसूस हो रहा था। जूते भी बहुत अच्छे थे मगर साइज़ बड़ा था। तकी अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा दोनों हाथों से दबाते हुए उसे देख रहा था। इस तरह तीसरे बैग को देखा तो बोल पड़ा, इसमें खाना है। तकी अपने लिए कुछ नहीं लाया था। वो तो यहाँ भी बाजार से सब्जी लेने जाता तो अपने लिए कुछ खरीद लाता था, और अब इस्लामाबाद से अपने लिए कुछ नहीं लाया था। नाकाबिले यकीन। तुमने खाना बनाया? तकी ने पूछा तो उसे याद आया उसने तो कॉलेज से आकर कुछ खाया ही नहीं था। बनाना क्या था? उसे एहसास हुआ कि उसे सख्त भूख और सर्दी लग रही है। सर्दी उसकी शॉल कहाँ थी? वो बस एक पतला सा स्वेटर पहनी हुई थी। ईसा ने तकी की चारपाई के पार अपनी चारपाई की तरफ देखा तो उसे वहाँ अपनी शॉल पड़ी नजर आई और साथ ही अपने तकिए पर पड़ी तकी की शर्ट। ओह खुदा, मैं किन हालों में बैठी हूँ। जवाब न मिलने पर तकी अच्छा खाना निकालो कहते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ईसा कहना चाहती थी कि उसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं और तकी का इस तरह उसके लिए कुछ लाना इसके लिए बहुत अहम और खुशी की बात है, मगर तेज़ी से उठकर शाल ओढ़ी, शर्ट तय करके अपने तकिए के नीचे छुपाई। हद होती है ईसा, बदहवासी की भी। किसी चीज़ को हावी ही तो नहीं होने देना होता खुद पर। अकर्षा बाजी, मुझे आपकी हर बात हमेशा याद रहती है, सिवाय इस वक्त के जब वाकई याद रखने की ज़रूरत होती है। अलिशबा। अलिशबा ने नोट से सर उठाकर उसे सर को देखा और फिर ईसा को। क्या है? सॉरी। ईसा शर्मिंदा हुई। ये सर तकी की क्लास थी, कुछ देर बाद टेस्ट होने वाला था। अलिशबा पूरी तरह पढ़ने में मुनहमिक थी जब ईसा ने अपने ध्यान में उसे बुलाया। कोई बात नहीं, बोलो। अलिशबा ने सर को देखकर आहिस्तगी से कहा। सर तकी की ड्रेसिंग कैसी होती है? मतलब तुम्हें कैसी लगती है? ईसा को इस वक्त अपना ये सवाल बेतुका लगा, मगर पूछ ही लिया जो उसके दिल में था। आवाज़ बहुत आहिस्ता रखी कि कहीं डांट ही न पड़ जाए। तकी की क्लास में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, ना ही तकी खुद कोई फालतू लफ्ज़ मुंह से निकालता था। बहुत अच्छी होती है। क्यों? अलिशबा ने जवाब देकर पूछा। वैसे ही पूछ रही थी यार कि वाकई अच्छी ड्रेसिंग होती है या सिर्फ मुझे ही लगती है? नहीं, अच्छी होती है, वाकई अच्छी होती है। अलिशबा ने एक लम्हे के लिए उलझ कर ईर्षा को देखा, फिर सामने देखने लगी। यार पता नहीं क्यों मुझे सर की हर चीज़ अच्छी लगती है, कुछ भी बुरा नहीं लगता। यहाँ तक कि जो चीज़ ये इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, मेरा जी चाहता है वो भी उठाकर महफूज कर लूँ। उनका सिर्फ आसपास होना भी सुकून देता है। ईर्षा रुक रुक कर बोली, यानी तुम्हें सर से मोहब्बत हो गई है? अलिशबा चेहरा बेतासुर रखने की कोशिश करते हुए बोली, शायद, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। ईर्षा अफसुर्दा हुई। क्यों? अलिशबा ने सवालिया नज़रों से देखा। यार माना कि हम एक दूसरे के निकाह में हैं, मगर पता नहीं ये रिश्ता कायम भी रहेगा कि ये नहीं। हमारे दरमियान बहुत फासला है। मैं इतने अरसे से उनके साथ हूँ, मगर फिर भी अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ भी नहीं पर जोर दिया। पता नहीं कल क्या होने वाला है, फिर भी मुझे ये दिल के करीब क्यों महसूस होते हैं। ईर्षा ने आंखें मीच कर खोली। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। उसकी आवाज़ भीग रही थी। अलिशबा पर वाज़ेह हुआ कि ईर्षा तकी को खोना नहीं चाहती, वो चाहती है कि ये रिश्ता कायम रहे। अगर खुदा न खास्ता ये रिश्ता कायम न रहता तो उसकी दोस्त का सिर्फ घर ही नहीं दिल भी उजड़ जाता, और असल में दिल के उजड़ने का मतलब ही दुनिया उजड़ना होता है। अलिशबा ने उसे खुद को मजबूत करो, एक इंसान पर दुनिया ख़त्म नहीं होती टाइप की कोई नसीहत नहीं की। उसकी बजाय उसने ईर्षा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। सुनो ईर्षा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, पता है क्यों? ज़रा तवक्कुफ़ किया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, और पता है ना दुआओं में कितनी ताकत होती है। तुम भी बस दुआ करो, दिल में बुरे ख्यालात को जगह मत दो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अलिशबा के दिलासा देने का अंदाज़ इतना अच्छा था, वो इतने पुरयकीन लहजे में बोली थी कि ईर्षा के दिल का बोझलपन यकदम गायब हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुराई, मगर तकी के डर से जल्द ही मुस्कुराहट का गला घोंट कर अपने नोट्स की तरफ मतवज्जा होना पड़ा। 2 महीने और इसी तरह गुजर गए। जब कॉलेज का
2 दिन का टूर प्लान हुआ, लेकिन तकी ने 2 दिन की मजीद छुट्टी ली और ईसा को लेकर इस्लामाबाद आ गया। ईसा ने जब तकी से टूर का पूछा था तो उल्टा तकी ने उससे सवाल किया था, क्या तुम उन लोगों के साथ टूर पर जाना चाहती हो जो हमें कॉलेज में भी अपना वक्त सुकून से नहीं गुजारने देते। इस पर ईसा खामोश हो गई। ईसा पहली बार तकी के ख़ानदान से मिलने वाली थी, जाने सबका रद्द अमल क्या होता। वो परेशान थी कि उसे कोई आसानी से कबूल नहीं करेगा। एक तरफ वो जानना चाहती थी कि तकी का असल क्या है, उसकी फैमिली कैसी है, वो पहले कहाँ और किस तरह रहता था, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन है। मगर दूसरी तरफ खौफज़दा भी थी, रद्द किए जाने का खौफ, बेइज्जत करके तकी की ज़िंदगी से अलग किए जाने का खौफ। वो इस तरह बेदखल और बेघर नहीं होना चाहती, मगर आज या कल ये तो होना ही था। ईसा ने सारा सफ़र इन्हीं सोचों में गुम रहते तय किया और अब इस्लामाबाद की एक बेहद खूबसूरत 2 मंजिला घर के सामने खड़ी थी। तकी के साथ अंदर दाखिल होते हुए उसकी टांगें बुरी तरह कांपने लगी। तकी बार बार मुड़कर उसे देखता, लेकिन जब वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी, वो बिलाहिर झुंझलाकर बैग उठाए आगे बढ़ गया। ईसा के सामने 3 सीढ़ियाँ थी और आगे दाखिली दरवाजे, जहाँ तकी अभी भी दाखिल हुआ था। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बंद हो रहा था। अंदर तकी की पुरजोश आवाज़ के साथ किसी औरत की आवाज़ सुनकर ईसा का दिल इतने ज़ोर से धड़का कि उसे सीने में दिल के मकाम पर बाकायदा दर्द महसूस हुआ। उसे वो दिन याद आया जब वो इसी तरह अपने बाप के साथ यूं ही किसी अनजान अजनबी घर में दाखिल हुई थी तो उसे क्या सुनने को मिला था। वो औरत उसकी पाकबाज, इतनी खूबसूरत और इतनी मेहरबान माँ के बारे में जिन अल्फाज में बात कर रही थी, वो ऐसे अल्फाज थे जिनकी बाज़गश्त की वजह से उसकी कितनी ही रातें आंखों में कटी थी। चिंघाड़ती हुई आवाज़ में ईसा और उसकी माँ को गालियाँ देते हुए उसे जाने को कह रही थी। उसे बता रही थी कि उसके लिए इस घर में, उनकी ज़िंदगियों में कोई जगह नहीं, वो उसे कभी यहाँ नहीं रहने देंगी। ज़िंदगी में पहली बार ईसा को किसी ने धुतकारा था, उसके वजूद की नफ़ी की थी। वो ये तकलीफ़ सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती थी, ना ही अपनी इस नापसंदीदगी का वो भयानक अंजाम। अब फिर वही होगा, तकी भी मेरे बाप की तरह मुझे तन्हा छोड़कर मंजर से गायब हो चुका है। मैं पैदा ही ज़लील ख्वार होने के लिए हुई हूँ। उसने अपने दांत सख्ती से भींच रखे थे, कनपटी की रगें उभरी हुई थी। नज़रें सीढ़ियों से होते हुए दरवाजे तक गईं। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बहुत हसीन और बावकार औरत चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट लिए बाहर निकलती दिखाई दी और पीछे आता तकी। ईसा यकीन से कह सकती थी कि उसने आज तक इतना खूबसूरत और पुरनूर चेहरा नहीं देखा। संगा है बच्चे, क्या हाल है बच्चे? बाहर दलारा है, बाहर क्यों खड़ी हो? राजा आओ। ईसा होनक हुई। उन्होंने ध्यान दिए बगैर आगे भरकर बड़ी गर्मजोशी से उसे गले लगाया, फिर दोनों हाथों में चेहरा थाम कर माथे पर बोसा दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से बरसों बाद मिली हो। इतनी मोहब्बत। ईसा ने पीछे खड़े तकी को देखा, आंखों में बेयकीनी उभरी। ये मेरी आपा हैं, मेरी बड़ी बहन। तकी ने तारुफ करवाया, देला पख्तूना वर्जी, इसे पश्तो नहीं आती। अब कि वो इन खातून से मुखातिब हुआ, वो एकदम हंस पड़ी। खा अच्छा, तुम शक्ल से बिल्कुल पठान लगा मुझे। ईसा के बर्फ होते हाथ अपने हाथों में पकड़कर तकी की तरफ मुड़ी। ये तो बहुत प्यारा दिखता है। अब के तकी को देखकर कहा। तकी इस बात में सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। आ जाओ बच्चे। उन्होंने भी तकी के पीछे कदम बढ़ाए। प्यार की हिद्दत से ईसा के अंदर जिंदगी की हरारत पैदा होने लगी। आपा उसके कांपने को तो सर्दी पे महमूल कर सकती थी, मगर उसकी शक्ल से असल मामला समझ में आता था। वो उसे इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रही थी। ये तकी की आपा हैं, उन्होंने कुछ बुरा भला तो कहा ही नहीं। ईसा खूबसूरती से सजे लाउंज में हीटर के सामने बैठने तक यही सोच रही थी। आपा उसके साथ बैठी थी और अपने पख्तून लहजे में छोटी छोटी बातें कर रही थी। तकी सामने वाले सोफे पर बैठकर उन्हें सुन रहा था। तकी की उर्दू बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी जब वो बोलता तो सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाता था कि वो पठान है। सब ईसा की सोच के बरक्स बहुत अच्छा था। तकी के घर का कोई फ़र्द इतना अच्छा भी हो सकता है, ये वाकई ईसा ने एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा था। आपा के अलावा दिलशाद से तारुफ हुआ। वो उनकी मुलाजमा थी। आपा ने ईसा से उसके ख़ानदान के बारे में कोई सवाल नहीं किया। पता नहीं तकी ने उनको क्या बता रखा था। दोनों को बहुत सा खिलाने पिलाने के बाद वो ईसा को एक बेडरूम में छोड़ गई कि वो यहाँ आराम करे। ईसा कितनी ही देर तहैयर के आलम में बेड पर बैठी रही। तो ये तकी का वो ख़ानदान जिसका ख्याल अगर सोते में आता तो वो खौफ और डर की वजह से उसकी नींद उड़ जाती, बैठे हुए आता तो खड़ी हो जाती, खड़े हुए आता तो रगो जान में इस्तराब दौड़ जाता। ये कोई ख्वाब तो नहीं है, यह किसी ख्वाब का खूबसूरत हिस्सा, और कुछ ही देर में वो ख्वाब के भयानक हिस्से में दाखिल होने वाली है। वो बहुत वक्त इन्हीं सोचे में गुम रही। फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटकाया। वो चौंक कर हाल में वापस आई। ये दिलशाद थी जो उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। ईसा को हैरत हुई। खाना अब तैयार हुआ है तो कुछ देर पहले जो इतना खाया था वो क्या था? उसे बिल्कुल भूख नहीं थी, मगर बाहर तो जाना था। उसने सोचा शायद खाने की मेज़ पर किसी और से तारुफ हो, मगर वहाँ तकी और आपा ही थे यहाँ आए हुए। उन्हें आज चौथा दिन था। इन 4 दिनों में उसने आपा के साथ इस्लामाबाद देखा था और आपा ने ढेरों शॉपिंग भी करवाई थी उसे। वो शक्कर मना रही थी कि उसकी कुछ दिन अपने बदमज़ा खानों से जान छूटी। कभी नमक मिर्च ज़्यादा, कभी कम, कभी हांडी से अजीब कच्चा कच्चा जायका आने लगता, रोटी अक्सर जल जाती। उसने तकी की बर्दाश्त को सलाम किया। उसे यहाँ दूसरी सुबह नाश्ते का वाक़या याद आया। कीमे के पराठे बने थे,
वो और आपा नाश्ते की मेज़ पर बैठी थी जब तक कि बाहर से आता दिखाई दिया। शायद वॉक करके आया था। आपा ने उसे साथ नाश्ता करने को कहा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ कहकर ऊपर चला गया। दिलशाद ने तकी के लिए जो पराठा लाकर रखा वो एक तरफ से ज़रा सा जला हुआ था। आपा ने फ़ौरन उसकी जगह दूसरा लाने का कहा। फिर ईर्षा को बताने लगी कि तकी खाने में बहुत नुक्स निकालता है, इसको बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। जला हुआ पराठा देखकर तो वो नाश्ता किए बिना ही उठ जाता है। ईर्षा को इस बात पर इतनी हैरत हुई कि हाथ में पकड़ाने वाला मुंह में रखना ही भूल गई। तकी को सब कुछ खा लेता था। फिर ये किस तकी की बात कर रही थी? आपा ने उसे ख़ानदानी तस्वीरों वाला एल्बम दिखाते हुए सबके बारे में तफसील से बताया। ये 4 बहन भाई थे। सबसे बड़ी आपा, फिर बली भाई, फिर ज़रमीनी और आखिर में तकी। तकी से बहुत छोटा था जब उनके वालिदैन की वफ़ात हो गई थी। आपा ने ही तकी को पाला था। वो उन्हें अक्सर मोरे कहकर बुलाता था। तकी की छोटी बहन ज़रमीनी इन लोगों से अगली सुबह मिलने आई थी। उनके अंदाज में बड़ी आपा जैसी गर्मजोशी तो नहीं मगर सर्द महरी भी नहीं थी। बस सादा सा अंदाज था जैसे पहली बार किसी से मिलने पर अक्सर लोगों का होता है। वो भी शादीशुदा और बच्चों वाली थी। उनका एक बड़ा ख़ानदान था। वो बस थोड़ी देर बैठ कर चली गई, फिर अभी तक नहीं आई थी। वली भाई ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ मुकीम थे और आपा के दोनों बेटे भी वहाँ मामू के साथ रहते हुए अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। आपा के शोहर का इंतकाल हुए 2 साल हो गए थे। उनका आबाई घर सवात लोअर दीन में था। जब भी उस रोज़ तकी ने कहा था हम पहाड़ी लोग हैं। वो अपने शोहर के इंतकाल के बाद यहाँ शिफ्ट हुई थी, इसलिए उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। ईर्षा को उनकी बातें सुनकर बड़ा मज़ा आता और कभी हंसी भी। ईर्षा का सारा दिन उनके साथ ही गुजरता था। वो इनसे हर बात कर लेती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी माँ से कर लिया करती थी। इस वक्त ईर्षा लॉन में बैठी यहाँ गुजरने वाले वक्त को सोच रही थी और तकी टेरेस पर खड़ा उसे देख रहा था। ईर्षा ने सफ़ेद सूट और जीन्स का स्टाइलिश सा जैकेट पहन रखा था। बालों में जूड़ा जो अब तकरीबन खुल चुका था। दुपट्टा बस बाएं बाजू पर ज़रा सा टिका था और बाकी नीचे घास पर पड़ा था। गोद में मैगजीन रखे कुर्सी के पुर से सर टिकाए, आंखें मूंदे बहुत पुरसुकून और मुतमिन सी बैठी थी। सामने मेज़ पर जूस का गिलास रखा था। सफ़ेद कपड़ों पर पड़ती धूप की वजह से उसके इर्द गिर्द नूर का हलव सा बन रहा था। टांग पर टांग रखे किसी मलका की तरह शान से बैठी सर्दियों की धूप से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। तकी उसे देखने में इतना मह हुआ कि टाइम का होश ही नहीं रहा। वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसे अपने दोस्त से मिलने जाना है। वो टेरेस से उतरकर लॉन में आया और ईर्षा को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस तक पहुंचा जिसके गाल धूप में दहक रहे थे। इस वक्त तकी को लगा उसने आज तक ईर्षा से ज़्यादा शानदार लड़की नहीं देखी। वो उसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया और सोचा आज इससे बात कर ही लेनी चाहिए। ईर्षा ने किसी की मौजूदगी महसूस करके आंखें खोली और तकी को देखकर बौखलाकर सीधी हुई। अपना दुपट्टा संभाला। तकी उसके तासुरात देखकर झुलसा गया। यानी कि हद है, अभी इतने सुकून से बैठी थी। मैं कोई देव हूँ जो मुझे देखकर इसके चेहरे का सारा इत्मीनान उड़न छू हो जाता है। तकी का मूड ऑफ हो चुका था। आपा कहाँ है? गुस्से में यही मुंह में आया तो माथे पर बल डालकर पूछा, अंदर होंगी। ईर्षा ने उसके गुस्से से घबराकर अटकते हुए जवाब दिया। तकी झटकते हुए उठकर चला गया। इन्हें क्या हुआ? फिर घबराहट में सामने पड़ा जूस का गिलास उठाया और एक ही सांस में सारा खाली कर दिया। वैसे ये होते कहाँ हैं? नज़र ही नहीं आते। फिर कंधे उचकाकर गिलास उठाकर किचन की तरफ चल दी। उसे तकी हेलमेट उठाकर बाहर निकलता दिखाई दिया। रात को ईर्षा अपने बेडरूम में तकी का लाया हुआ सूट देख रही थी। जो 3 सूट तकी लाया था उनमें ये सबसे बेहतरीन था। अलिशा को भी यही सबसे ज़्यादा पसंद आया था। सिलाई भी वही करवा के लाई थी। ईर्षा ने अभी तक पहना नहीं था। उसने शीशे में देखते हुए सूट खुद से लगा कर देखा। उसकी फिटिंग कुछ ज़्यादा ही नहीं, पहन कर चेक करती हूँ। वो दिन में तकी से पूछना चाह रही थी कि वो वापस कल जाएंगे या परसों, मगर तकी का गुस्सा वो ढंग से कोई बात ही नहीं कर पाती थी। मेरा ख्याल में कल ही वापस जाना होगा। चलो अब फिर अभी नहा कर पहनती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। यहाँ मैं खुद ही तो हूँ। खुद से बातें करती मुस्कुराती। टाइम देखा 10:30। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े कॉस्मेटिक के सामान को देखकर मुस्कुराई। आज उसका सोने का इरादा नहीं था। फैसला करके नहाने चल दी। नहाकर बाल खुश किए। उफ, गर्म पानी से नहाकर भी सर्दी लग रही है। फिर अपने कारनामे पर मुस्कुराती बाहर आई, लेकिन सामने देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। तकी बेड पर आंखों पर बाजू रखे लेटा था। ये कहाँ से आ गए? उसने उंगली का नहान दांतों में दबाया। उसके दुपट्टे का कुछ हिस्सा तकी के कंधे और कमर के नीचे दबा था। अपनी जगह खड़ी सोचती रही, अब क्या करूं? ये यहाँ सो रहे हैं तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? आहिस्ता आहिस्ता चलती बेड के करीब आई। परेशानी में ये भी नहीं देख पाई कि इस सूट पर मैं कैसी लग रही है। फिलहाल उसे बस तकी के नीचे दबा अपना दुपट्टा चाहिए था। तकी को गौर से देखा, वो सो ही रहा था। फिर झुककर अपना दुपट्टा खींचा। इसी स्नाह में लाइट चली गई। इससे पहले कि वो जाकर यूपीएस से लगे एनर्जी सेवर ऑन कर दी, तकी ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे बेड पर खींच लिया। ईर्षा के मुंह से दबी दबी चीख ही निकल सकी। वो आपा के कहने पर एक दिन मजीद ठहर कर अगले दिन वापस आ गए थे। 1.5 माह से फिर वही रूटीन थी। तकी पहले से कुछ ज़्यादा ही खफा मालूम होता था। अब उसकी वजह ईर्षा की समझ में आ गई थी, मगर झिझक और खिब्बत और नदामत की वजह से अपने रवैये की वजाहत नहीं कर पा रही थी। वो सुबह नाश्ता बना रही थी। तकी बाहर से में अपनी रूटीन की मुश्किल वर्जिशें करने में मसरूफ़ था। अचानक ईर्षा को चक्कर सा आया। उसने काउंटर थाम लिया। फिर नाश्ता करने को भी उसका बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था।
वो बस बेदिली से नाश्ता ढूंढती रही तक कि रोज़ की तरह बेहद संजीदगी से खाकर उठ गया। कॉलेज में पहली ही क्लास में इर्सा को मतली महसूस हुई। वो अलिशबा के साथ क्लास से बाहर रही। सुबह जो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था अब वो निकल रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं सर को बताती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं। अलिशबा ने फिक्रमंदी से उसका जर्द पड़ता चेहरा देखकर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ अब। ये सुबह से बल्कि कल से कुछ तबीयत अजीब सी हो रही थी। इर्सा ने अलिशबा के बाजू पर हाथ रखकर उसे जाने से रोका। कल से? और तुमने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया? अलिशबा ने घूरा। कुछ नहीं हुआ, चलो क्लास में। छुट्टी से पहले इर्सा को फिर एक बार बाहर आना पड़ा। अब उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। तकी को कुछ पता नहीं था। उसने हस्बे मामूल इर्सा को आते देखकर चलना शुरू कर दिया। अलिशबा ने आगे बढ़कर तकी को सूरत हाल से आगाह किया। इर्सा भी उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। क्या हुआ इर्सा? तकी ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो वाकई बीमार और निढाल लग रही थी। कुछ नहीं, मतली हो रही है बार बार। इर्सा के लिए अब बोलना भी मुश्किल हो रहा था। सर आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं, ये कल से बीमार है। अलिशबा के कहने पर तकी ने एक बार फिर इर्सा को देखा। कल से बीमार है? उसे तो पता ही नहीं चला। फिर ज़रा चौंक कर बोला, हाँ चलो मैं भी साथ चलूँ? अलिशबा ने पूछा। नहीं अलिशबा तुम घर जाओ यार, तुम्हारी अम्मी परेशान हो जाएंगी। इर्सा ने उसे रोका। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तकी कॉलेज से निकल कर करीबी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा ही नहीं वो आ भी रही है या नहीं। इर्सा किन दिक्कतों से बैग संभालते अस्पताल तक पहुंची थी। तकी को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। इर्सा की नज़रों में ज़मीन आसमान घूम रहे थे। कदम कहीं रखती पढ़ कहीं रहा था। बैठने को बेंच मिला तो उसे इतने शुक्र का कलमा पढ़ा। इर्सा अपनी बाड़ी पर चेकअप कराने अंदर गई। तकी बाहर ही बैठ कर इंतजार करने रहा। लेडी डॉक्टर ने अच्छी तरह चेकअप किया। फिर मामला समझकर उससे पूछा, तुम इर्सा हो ना, आसमा की बेटी? जी। वो भी डॉक्टर नौशीन को जानती थी। अपनी अम्मी के साथ पहले भी उनके पास आती थी। तुम्हारी अम्मी का तो इंतकाल हो गया है ना? जी। इर्सा ने हौले से सर हिलाया। किसके साथ आई हो? डॉक्टर के ने अफसोस से सर हिलाते हुए पूछा। सर के साथ? कौन सर? डॉक्टर ने यूनिफॉर्म में मजबूत लड़की को कुछ उलझ कर देखा। इर्सा फौरन सर तकी कहने वाली थी मगर ये सोचकर खामोश रही कि उनको क्या पता सर तकी कौन है। ये तो सर को नहीं जानती। बोलो। इर्सा अब भी कोई जवाब नहीं दे पाई। नाम क्या है सर का? सर तकी। रजिया बाहर से तकी नाम के बंदे को बुलाएं। रजिया नवी नर्स अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी। जी अच्छा कहते हुए दरवाजे से ही मुड़ गई। तकी अंदर आया तो डॉक्टर ने उसे बैठने का कहा। फिर चुपते लहजे में पूछा, ये आपकी स्टूडेंट है? जी ये मेरी वाइफ है। इत्तेफाक से स्टूडेंट में तकी इर्सा से कहीं ज़्यादा समझदार और मामला फहम था। इर्सा की बच्ची। तकी ने उसे घूरा। हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं? इर्सा ने अपने हाथों को देखते सोचा, लेकिन उसका वाइफ कहना उसे कहीं बहुत अच्छा भी लगा। ओह अच्छा, कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? इर्सा आपकी बार ज़रा मुस्कुराकर पूछा। 6 माह। जवाब तकी की तरफ से आया। मुबारक हो, आपकी वाइफ उम्मीद से है। डॉक्टर की बात पर तकी की मुसलसल हिलती टांग साकत हुई। इर्सा ने भी अपने हाथों से नज़र हटाकर डॉक्टर को देखा। फिर वापस गायब दिमागी से गोद में रखे हाथों को घूरने लगी। ये बहुत अच्छा हुआ। आसमा ने अपनी बेटी को पहले ही अपने घर का कर दिया। मैं सोच रही थी कि माँ के बाद ये अब कहाँ रह रही होगी। इसके तो फादर भी नहीं है यहाँ, जहाँ तक मेरे इनमें है। करीबी रिश्तेदार वगैरह भी कोई नहीं। डॉक्टर साहब को सही वक्त याद नहीं था। इर्सा की अम्मी को वफात हुए 10 माह से ऊपर का अरसा बीत चुका था। इर्सा ने कोई जवाब नहीं दिया। तकी को ही जी कहना पड़ा। जबकि इर्सा सोच रही थी तकी की चुप को तोड़ने के लिए इतनी ही बड़ी बात का होना ज़रूरी था, वरना हमारी ज़िंदगी जमूद का शिकार हो रही थी। रोज़ एक सा दिन। लेकिन तकी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कोई मुस्बत तब्दीली आएगी या ये उसे एक और मुसीबत की तरह लेगा? अगर तकी ने झुककर उसका बैग उठाया। चलो। तो इर्सा चौंक उठी और तकी के पीछे बाहर निकल आई। उसने तकी और डॉक्टर की कोई बात नहीं सुनी थी। वो इसी गायब दिमागी से रोड क्रॉस करने जा रही थी। तकी ने उसका हाथ पकड़कर रोका। उसके कान के करीब झुका। इर्सा ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके टायर देखो, ऊपर से गुजरने भी 10 मिनट लगाएगी। इर्सा मुंह उठाकर उसे देखने लगी। तकी ने थूक निकला। उसका हाथ ठंडा और नम था। उसे लगा ये अभी खड़े खड़े गिर जाएगी। नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है, इसी तरह चलती रहना, बस घर आने वाला है। तकी का लहजा माजत ख़ाना हो गया। घर पहुंचकर इस्ला ने जूते उतारे और दोनों पाँव ऊपर करके बैठ गई। उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। तकी उसके लिए पानी ले आया। फिर एक प्लेट में कुछ खजूरें धोकर उसके सामने रखी। इर्सा ने अपने हाथों को देखा तो तकी रुको कहते हुए तेज़ी से मुड़ा और एक डोंगे में पानी भर लाया। इसमें हाथ धो लो। इर्सा किसी मासूम बच्चे की तरह उसे देखते हुए उसकी हदायत पर अमल कर रही थी। तकी कपड़े तब्दील करने चला गया तो वो खजूरें खाने लगी। लेकिन ये क्या, इसमें तो गुठली की जगह बादाम, ये इसमें कैसे आया? उसने सोचा। फिर एक एक करके सारी खजूरें खोल कर देखी। सभी में बादाम थे। उसके लिए ये नई बात थी। पहले बादाम और खजूरें अलग करके रखी, फिर मज़े से सब खा गई। उसे ये जायके बहुत भले लगे और अपनी तवानाई बहाल होती महसूस हुई। इर्सा बर्तन उठाकर किचन में आई तो तकी किचन में था। ब्लू जीन्स और ग्रे आदि आस्तीनों वाली टी शर्ट में उसके बाजुओं के मसल्स नुमाया हो रहे थे। इर्सा ने देखा वो रोटी बना रहा था। 4:15 हो गए थे। सुबह नाश्ते के बाद अब तक उसने 2 कप चाय पी होगी। अब उसे भूख लगी तो खुद ही रोटी बनाने लगा। इर्सा तेज़ी से आगे बढ़ी। मैं रोटी बनाती हूँ। तकी झीम गया। नहीं तुम बीमार हो, जाकर चेंज करो, मैं बना लेता हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ।
ईर्षा किसी सूरत नहीं चाहती थी कि वो उसके होते हुए खुद रोटी बनाए। उसे पता था उसे रोटी पकानी नहीं आती। नहीं, मैं बना लूँगा, तुम जाओ। वो बस उसे वहाँ से भेजना चाहता था। ईर्षा तकी के साथ बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरन वहाँ से निकल आई। फिर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर बैठी तो तकी रोटी बना चुका था। तकी ने ईर्षा की तरह पहले मेज़ दोनों चारपाइयों के दरमियान ला कर रखी, फिर सालन और पानी, फिर रोटी लेने चला गया, लेकिन रोटी मेज़ पर रखने की बजाय खड़ा रहा। ईर्षा ने सर उठाकर देखा तो उसने उंगली उठाकर वार्न किया, रोटी जैसी भी होगी तुम हंसोगी नहीं। ईर्षा मुस्कुराई, नफ़ी में सर हिलाया, नहीं हंसूंगी, आप भी तो नहीं हंसते थे मेरे मैप्स पर। तकी जोर से हंस पड़ा, तुम्हारी बात और है। ईर्षा ने पहली बार उसे हंसते देखा था और आंखें सिकेरे मबहूत सी उसे देखती रही। उसने रोटी रखी तो ईर्षा ने देखा तकी ने भी उसकी तरह ही सबसे बेहतर बनी रोटी सबसे ऊपर रखी थी। रोटियां गोल के करीब भी नहीं थी और कुछ ज़्यादा ही जल गई थी। रोटी बनाना मुश्किल काम है, दूसरी बनाने तक पहली जल जाती है, वो मुंह बनाकर कह रहा था। ईर्षा ने हंसी रोकने के लिए पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया। तकी को पता था उसे सख्त हंसी आ रही है, मगर उसने हंस लो नहीं कहा। रुके ना, मैंने तो भी इतना अरसा हंसी जब्त करते गुजारा है। अब तक इसे खुद रोटी नहीं खाई जा रही थी। फिर जल्दी ही हाथ रोककर बोला, अब चाहे तुम ही बना लेना, मैं मार्केट जाता हूँ, गोश्त और फल लाने हैं, ये डॉक्टर की हिदायत थी। ठीक है। ईर्षा हाथ के इशारे से उसे बर्तन उठाने से रोककर खुद उठी और बर्तन किचन में ले जाने लगी। तकी कमरे से बाहर चबूतरे पर बैठा था, ना मार्केट गया ना ग्राउंड में खेलने, किसी नुक्ते पर नजरें जमाए गहरी सोच में गुम था, शायद किसी उलझन को सुलझाने में मसरूफ था। ईर्षा ने चंद लम्हे देखने के बाद पुकारा, सर चाय? हाँ। वो चौंका, एक हाथ से चाय का कप और दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़कर एहतियात से उसे अपने साथ बिठाया। ईर्षा उसके हाथ के लम्स को महसूस करते उसके साथ बैठ गई। इससे पहले तो वो कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी। जब भी वो करीब आता उसे जान के लले पड़े होते थे। वो बहुत खामोश था, जाने क्या सोच रहा था। ईर्षा ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए आहिस्ता से गर्दन मोड़कर उसको देखा। वो सामने देखते हुए बहुत अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। ईर्षा एकदम खौफ का शिकार हुई, वो जाने क्या कहने या करने वाला था। कुछ देर पहले तक ईर्षा ने उसके चेहरे पर खुशी की चमक वाज़ेह तौर पर देखी थी। वो यकीनन खुश था, ये उसकी मुस्कुराहट बताती थी। इतने महीनों में पहली बार उसका रवैया बहुत दोस्ताना था, जिसकी वजह से ईर्षा ने परेशानी के बोझ में कमी महसूस की थी। अजनबियत का गिराफ गिरा था। फिर अब ऐसा क्या हो गया था? ईर्षा की सोचों को ब्रेक लगे जब तक इन्हें हल्की आवाज़ में बोलना शुरू किया। ईर्षा थोड़े तवक्कुफ के बाद फिर बोला, जैसे बोलने के लिए आवाज़ ढूंढ रहा हो या समझ में ना आ रहा हो कि अब बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और शायद कभी रह भी ना सको। हकीकत यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, इन सब की बुनियादी वजह मैं हूँ। मेरे लिए इस तरह बात करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं इतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं खुदगर्ज़ इंसान हूँ। मेरी उस खुदगर्ज़ी ने ही तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम आज इस हाल में ना होती। अगर वहाँ से बात शुरू करूँ, जब मैं यहाँ आया और कैसे आया, तो इससे पहले मैं इस्लामाबाद के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद मेरी पहली जॉब थी। मैं अपने भाई की मदद नहीं लेना चाहता था, इसलिए जो काम मिला वो किया। फिर यहाँ अपॉइंट हुआ पहली बार कॉलेज में। पहली जो क्लास ली थी वो तुम्हारी क्लास थी। इतनी बड़ी क्लास में इतनी ज़्यादा लड़कियों के दरमियान जिसने मुझे मतवज्जा किया वो तुम थी। इन शॉर्ट, अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से इस हद तक मुतासिर नहीं हुआ। ये सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी मासूमियत नहीं थी। कॉलेज के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, तुम्हारे सब टेस्ट, क्लास में तुम्हारा सुबर और मुनफरिद अंदाज, यहाँ तक कि टीचर्स मीटिंग में भी कई मरतबा तुम्हारा जिक्र होता था और प्रिंसिपल इतने एहतराम और फ़ख्र से तुम्हारा नाम लेते थे। मैं सोचता था कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। उसने एक लंबी सांस ली। ईर्षा के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था। वो ज़हीन और मेहनती थी, इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा आया था। बस इतनी सी बात थी। इसने कभी खुद को इतना ख़ास ख्याल नहीं किया था जितना वो बता रहा था। ये इंकशाफ उसे हैरान कर रहा था कि वो इतनी ख़ास थी कि उस खड़ी नाक वाले मगरूर से बंदे को मुतासिर कर गई। ईर्षा, यूनिवर्सिटी और यहाँ कॉलेज में भी कितनी ही लड़कियों ने मुझे मुतवज्जा करने और मेरे करीब आने की कोशिश की, मगर मैं ऐसी कोशिश तुम्हारे लिए करना चाहता था और शायद करता भी, अगर मुझे ये पता ना चल जाता कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और तुम अपने मंगेतर को पसंद भी करती हो। ईर्षा ने एक झटके से गर्दन मोड़कर उस तरफ देखा। मंगनी वाली बात इन तक कैसे पहुंची? ये सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ था, जैसे दिल खाली खाली सा हो गया। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब इन दिनों प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें एकेडमी भी बुला लिया था कि तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए। बेबसी की इंतहा पर था मैं। चाहता था तुम नज़र ही ना हो, और कभी सोचता चलो इतना भी गनीमत है, तुम्हें देख तो लेता हूँ। कभी सोचता था तुम्हें इग्नोर करूँ, क्योंकि तुम मेरी तो बिल्कुल कभी नहीं हो सकती थी। जानता था तुम्हारी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है और इससे भी भरकर तुम्हारे दिल में कोई और बसता है। मैं बता नहीं सकता किस तरह की मुतज़ाद सोचें मुझे बेचैन रखती थी। अब सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मैंने खुद की है। ईर्षा को लगा वो रो रहा है। तकी खामोश हो गया था, मगर ईर्षा साकित बैठी रही। वो जानती थी अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। तकी ने गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाते हुए दोबारा बोलना शुरू किया। ईर्षा, उस रोज़ एकेडमी में जब वो सब हुआ, मेरी गलती थी। मुझे अंदर आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें अकेला बैठे देखकर
सोचा भी था कि अंदर ना जाऊं, तुम तो छोटी और मासूम हो, तुम इन बारीकियों को नहीं समझ सकती, मुझे तो समझना चाहिए था ना, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इस ख्याल से तुम्हें वो नोट्स देने आ गया। मेरा इरादा नोट्स देकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाने का था, मगर तुम्हारे सवाल पर रुकना पड़ा और इस तरह इतना टाइम गुजर गया। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, तुम्हारे फादर का मुझे थप्पड़ मारना, इस किस्म के इल्ज़ाम, गालियाँ, आंखें भींचते हुए सर झटका, वो भी तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा था। ये आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके सामने इस तरह की कोई छोटी सी बात भी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंसल्टिंग था। फिर तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाना, और मेरे पास भी तुम्हें देने को ऐसा कुछ नहीं था जो तुम्हारे शायाने शान होता, जो इस परेशानी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी ले आता। ये घर जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, ना कोई सामान ज़रूरत की कोई चीज़ें भी नहीं थी, सहूलतें क्या होती। कॉलेज में भी हम लोगों के लिए मौजू बन कर रह गए। इस आरती सूरत हाल ने मेरे दिमाग को मफलूज करके रख दिया। अचानक हर चीज़ कंट्रोल से बाहर लगने लगी। ईसा को सख्त अफसोस हुआ उसकी सोच जानकर। वो इसके इल्तफात की एक निगाह को तरस रही थी और उसने क्या क्या सोचकर खुद को हलकान कर रखा था। अब बंदा पूछे इनसे, खुशी कब से मादी चीज़ों से मशरूत होने लगी। मैं क्या मादा परस्त लगती हूँ इनको? मैं तुम्हें वक्त देना चाहता था। आपा ने भी सारी बात सुन के यही कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हें तंग ना करूँ, कोई ज़बरदस्ती ना करूँ तुम्हारे साथ, ताकि वक्त आने पर तुम अपनी मर्ज़ी अपनी खुशी के मुताबिक फ़ैसला कर सको। इस्लामाबाद में जब तुम लाहौर में बैठी थी, मैं तुमसे यही कहने आया था, तुम्हें यही सब बताना चाहता था, लेकिन तुम खैर असल में जब मैं इस माहौल, इन सोचों से किसी हद तक आज़ाद हुआ तो मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचने लगा। तुमसे फासला बरकरार रखना मुश्किल तर होता जा रहा था मेरे लिए। यकीन करो मैंने पूरी कोशिश की थी तुमसे दूर रहूं, लेकिन उस रात मुझे नहीं पता, मैंने इरादतन कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुम्हें बताने आया था कि कल हम वापस जाएंगे, तुम तैयार रखना। उस रात के बाद तुम्हारी नागवारी बल्कि अपने लिए नफरत वाज़ा महसूस कर सकता था मैं। उसने अपने बाल मुठियों में भींचे, मुझे माफ़ कर दो ईसा। ईसा के दिल ने एक बीट मिस की। हाँ, उसने वाकई नफरत महसूस की थी अपने दिल में तकी के लिए, लेकिन उसकी वजह वो नहीं थी जो वो समझ रहा था। मुझे पता है अब इस माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं नहीं कहता तुम मुझे लाजमन माफ़ करो, नहीं करना मत करो, सज़ा दो, जो चाहे सज़ा दो। सज़ा? उफ, आप चुप ही कर जाए तो बेहतर है, बहुत बोल लिया आपने। ईसा को तरस आ रहा था उस पर। वो समझती थी सिर्फ वही मुश्किल में है, मगर तक उससे ज़्यादा तकलीफ़ में था। ये उसको आज पता चला था। ईसा का मासूम सा दिल उसकी परेशानी का सोच कर पिघला। अगर तुम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहती, मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अपनी मंगेतर से शादी करना चाहती हो या इसके अलावा कुछ, बिला झिझक अपनी खुशी से फैसला करो। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, किसी ने गेट जोर से धड़धड़ाया। लोहे के गेट की जोरदार आवाज़ पर दोनों उछल पड़े। शाम गहरी हो चुकी थी, सर्दी बढ़ गई थी, मगर दोनों को इसका एहसास नहीं हो रहा था। तुम अंदर जाओ, वो कहते हुए गेट की तरफ बढ़ गया। इस तरह चाय के कप को देखा जिसका एक घूंट भी नहीं लिया गया था। भाप उड़ाता चाय का कप ठंडा हो चुका था। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। गेट पर साथ वाली मीना बाजी का बेटा था। मामा कह रही हैं पानी भर ले, मैं मोटर चलाने लगी हूँ। पैगाम पहुँचाकर वापस भाग गया। पानी भरना तकी की ही जिम्मेदारी थी। ईसा बाहर होती तो पानी की बोतलें उठा लेती और तकी खामोशी से उठाने देता। वो कहीं और मसरूफ़ होती तो कूलर और 2 बोतलें खुद एक ही बार उठा कर ले आता। पीने का ताज़ा पानी भरकर किचन में रखा और वापस आया। ईसा अपनी चारपाई पर टांगे लटका कर बैठी थी। तकी ईसा के मुकाबले अपनी चारपाई पर उसी के अंदाज में टांगे लटका कर बैठ गया। क्या ईसा को कुछ नहीं कहना था? उसने 6 महीनों की बात की थी। इतनी लंबी बात के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तकी की आंखों में बेकरारी उभरी। वो इतनी खामोश क्यों है? ईसा ने अचानक बोलना शुरू किया। मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिदैन में अलहदगी हो चुकी थी। अम्मी और मैं नाना के घर रहते थे। मुझे मेरी नानी ने बताया था कि मेरी अम्मी बाबा की पसंद की शादी थी, जिसकी वजह से मेरे दादा ने बाबा को घर से निकाल दिया, लेकिन वो कुछ अरसा ही अपनी पुरअसाइश ज़िंदगी के बगैर रह पाए थे। फिर इन 2 चीज़ों, दौलत और अपनी महबूब बीवी जो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर दौलत को तरजीह दी और अम्मी को छोड़कर दादा की मर्ज़ी से दूसरी शादी कर ली। आपको को यहाँ किसी को भी इस बात पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। वो ऐसे ही हैं, बुज़दिल और खुदगर्ज़। अम्मी इस बारे में बात नहीं करती थी। मैंने बाबा को तस्वीर के अलावा पहली बार अम्मी की डेथ के बाद देखा था, और फिर वो मुझे अपने घर ले गए, जिस पर मेरी सौतेली अम्मी और बाबा का ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, मगर फिर वो मसलहतन खामोश हो गई, जिसकी वजह अब समझ में आती है। खैर, इनके अलावा इस घर में एक मेरी सौतेली बहन नूर और 2 छोटे भाई फैज़ान और मुबशर थे। नूर का रवैया शुरू में मेरे साथ अच्छा था, लेकिन बाद में दरअसल वो अपने मामू के बेटे एहसन भाई को पसंद करती थी। वो भी इसको बहुत मोहब्बत और तवज्जो देते थे, मगर यही बात नूर को मेरे लिए बिल्कुल पसंद आई। एक दिन मैं बरामदे में बैठी थी, मेरे सामने नूर अपने मामू के घर गई, मगर जल्द ही बहुत गुस्से में लौटी। मेरे पास आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो मुझे गालियाँ दे रही थी, बहुत बुरा भला कह रही थी कि मैं एहसन भाई को उससे छीनना चाहती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। एहसन भाई अपनी अम्मी को मेरे लिए प्रपोजल लाने को कह रहे थे। इस बात की वजह से नूर आपे से बाहर हो रही थी। मुझे एहसन भाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
میں نے نور کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر نور کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھی۔ اب وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ ان کے ہر منصوبے میں دونوں مل کر روز کوئی نہ کوئی الزام میرے سر دھر دیتی اور بابا کی طبیعت سے واقف ہونے کی وجہ سے کامیاب بھی رہتی۔ کچھ ہی عرصے میں حالات ایسے ہو گئے کہ بابا اچھے خاصے خوشگوار موڈ میں بھی مجھے دیکھ لیتے تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتے۔ اکیڈمی میں جو ہوا وہ سب بھی فریم کیا گیا تھا، میں اس سے بچ تو نہیں سکتی تھی مگر کیونکہ وہ سب ملے ہوئے تھے، نوکر تک ان کے تابع تھے، وہ سب وہاں اس طرح نہ ہوتا تو کہیں اور ہو جاتا، لیکن وہاں ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ آپ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ عرصہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بہت روانی سے بول رہی تھی۔ جو بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے پتا ہے آپ کی نیت بری نہیں تھی، آپ اس بات کو لے کر گلٹی فیل مت کریں پلیز۔ تقی ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ ایک اور بات جس نے آپ کو بھی پریشان کیا ہوا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری منگنی والی بات آپ تک کیسے پہنچی۔ کالج کی اور لڑکیوں نے بھی مجھ سے اس بارے میں پوچھا تھا، اس بات پر تقی کے تاثرات بدلے۔ نور نے یہ بات احسن بھائی سے کہی تھی تاکہ وہ مجھ سے دور رہیں۔ احسن بھائی نے بھی یہی سوال کیا تھا مجھ سے، لیکن میری کوئی منگنی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، وہ زور دیتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی؟ تقی بے اختیار بول پڑا۔ جی لیکن آپ سے ایسا کس نے کہا؟ میں پہلی چھٹی سے 5 منٹ پہلے کالج سے نکل آیا کرتا تھا نا۔ اس روز کالج گیٹ پر ایک لڑکی کار سے نکلتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھی، آپ عرصہ کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کی منگنی ہو چکی ہے، وہ اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ سب وہ مجھے سنا رہی ہو۔ وہ لڑکی غصے میں تھی، اس لیے اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ ہاں وہ نور ہی تھی جو اکیڈمی میں تمہارے ساتھ آتی تھی۔ اس دن احسن بھائی کا برتھ ڈے تھا، انہوں نے نور کو اس کے اسکول سے پک کیا اور پھر مجھے لینے آئے تاکہ ہمیں لنچ پر لے جا سکے۔ وہ ہمیشہ نور کو اپنی برتھ ڈے پر لنچ پر لے جاتے تھے، اب مجھے بھی لینے آئے تھے۔ نور اسی وجہ سے غصے میں تھی اور شاید وہاں سے ہی کچھ اور لڑکیوں نے سنا ہوگا یا کسی ایک نے سنا ہوگا اور آگے بات کی ہوگی۔ تقی سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس سے زیادہ آج تک کسی نے یوں مضطرب نہیں کیا تھا، مگر اس بات کی حقیقت کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے ایک لمبا عرصہ اتنی تکلیف میں گزارا؟ عرصہ تھوڑی دیر سوچنے کے لیے رکی کہ اسے مزید کس بات کی وضاحت کرنی تھی، پھر بولی، سر میرے بابا نے آپ کے ساتھ جو کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بھول جاؤ اس کو، ہم کبھی اس پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ عرصہ کو ٹوکتے ہوئے قطعیت سے بولا۔ اوکے۔ عرصہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ گھر اور سہولیات کی بات کر رہے تھے، میں نے جس گھر میں ہوش سنبھالا وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں تھا، لیکن میری زندگی کا خوبصورت دور تھا۔ میں کبھی اس چیز کو لے کر احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہوئی کہ میرے پاس اچھا بڑا گھر اور قیمتی چیزیں نہیں۔ اگر کبھی ایسا خیال آیا بھی تو اب احساس ہوتا ہے میں غلطی پر تھی۔ خوشی ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو اپنے باپ کے عالیشان گھر میں گزرا وقت مجھے بھیانک خواب کی طرح نہ لگتا۔ خوش وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنے پاس موجود نعمتوں پر راضی رہتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ خواہش کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ سب جانتے ہیں یہ بات اور ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے۔ تقی کو اپنی جھنجھلاہٹیں یاد آئیں، وہ کیا کیا سوچتا رہتا تھا۔ آپ سہولیات سے نہیں اپنے رویے سے میری زندگی میں آسانی لا سکتے تھے، مگر آپ تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے لا تعلق ہی ہو گئے، کبھی مجھے جاننے سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عرصہ نے آج ہمت کر کے کہہ دیا۔ آئی ایم سوری عرصہ، میں مانتا ہوں میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا تھا، لیکن تم نے بھی تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ یہ سب بہتر ہو جاتا۔ آپ اپنے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ چسپاں کیے رکھتے تھے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ سے کوئی بات کرتی، بلکہ مجھے تو ضرورت کی مختصر سی بات کرنا بھی ہمیشہ مشکل لگا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ سوچ کے اپنے اور میرے درمیان پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے، آپ تک کیسے پہنچ پاتی؟ اور دوسرا یہ کہ تقی جواب میں کچھ کہنے والا تھا، پھر ہاں بولو کہہ کر خاموش ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھے سخت ناپسند کرتے ہوں گے کیونکہ مجھے زبردستی آپ پر مسلط کیا گیا تھا، اور میں سوچتی تھی ہو سکتا ہے آپ پہلے سے شادی شدہ ہوں، منگنی شدہ ہوں، اور نہیں تو شاید کہیں کمیٹڈ ہوں، کچھ بھی ممکن تھا۔ تقی ہنس دیا تھا۔ عرصہ نے اسے قدرے الجھ کر دیکھا۔ عرصہ صرف میں نے ہی نہیں کچھ اخذ کیا اپنی طرف سے، تم نے بھی کیا۔ نو لفٹ کا بورڈ، شادی شدہ، منگنی شدہ، کمیٹڈ، اب تو جانتی ہو ایسا کچھ نہیں تھا، مگر خیر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تقی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب سو جاتے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جی بالکل سو جاتے ہیں، عرصہ تیزی سے بولی اور لیٹ بھی گئی، اگلی بات ابھی نہیں کر سکتی تھی۔ تقی کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی اس کے اس طرح اچانک بات ختم کرنے پر۔ عرصہ کھانا کھا کر؟ تقی نے ٹوکا۔ جی اچھا، عرصہ جھیم کر کہتے ہوئے پھر اٹھ بیٹھی۔ کھانا کھا کر سونے تک ان کی آپس میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی، اگرچہ کہنے سننے کو اور بہت کچھ تھا، مگر آج جو باتیں ہوئی تھیں دونوں اپنی اپنی جگہ انہی کو سوچنے اور سمجھنے میں مصروف تھے۔ وہ اتوار کی سنہری خوشگوار سی صبح تھی۔ عرصہ کی اپنی آنکھ اپنے وقت پر ہی کھل گئی۔ وہ کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھی اور تقی کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرف کروٹ لیے بے خبر سو رہا تھا۔ تقی کو سوتے ہوئے دیکھنا اس کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی معصومیت ہوتی کہ عرصہ کے لیے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ وہ استحقاق سے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ آج وہ ناشتے میں کچھ خاص بنانا چاہتی تھی۔ عرصہ ناشتہ تیار کر کے تقی کو اٹھانے آئی، وہ ابھی تک اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اس کی نیند میں خلل تو نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سر
थोड़ा झिझक कर तकी का कंधा हिलाया। पहले कभी करीब नहीं जाती थी, दूर से इस वक्त तक आवाज़ें देती रहती जब तक वो उठ ना जाता। सर उठे, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अच्छा। तकी आंखें मसलता उठ बैठा। तकी के मुंह हाथ धोने तक ईसा ने नाश्ता मेज़ पर ला कर रख दिया। तकी वाओ कहते हुए नाश्ते से इंसाफ करने लगा। उसे रगबत से खाते देखकर ईसा को खुशी हो रही थी। अपना नाश्ता खत्म करके वो उठी और तकी को चाय दी। तुम खुद चाय क्यों नहीं पीती? तकी ने पूछ लिया। वैसे ही मुझे पसंद नहीं, सादगी से हाथ हिलाते हुए बोली। कमाल है। तकी ने बहुत हैरान हुआ इस बात पर। ईसा चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। तकी की कोई कॉल आ रही थी। मोबाइल साइलेंट था और स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी। सर आपकी कॉल आ रही है शायद। ईसा की नज़र पड़ी तो बोली, सर की बच्ची आती रही कॉल, ये तुम मुझे सर क्यों कहती हो? जैसे किसी अजनबी से बात की जाती है। जब तुम मुझे सर कहकर मुखातिब करती हो तो मुझे लगता है तुम कह रही हो हद अदब। फ्री होने की कोशिश मत करना। ये जो तुम मुझे सर सर कहकर चिढ़ाती रहती हो ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तकी मुंह बनाते हुए बोला। ईसा का मुंह पहले तो हैरत से खुला, फिर हंसी आई, मगर जब्त करते हुए बोली, जी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आपने मुझे क्लास से बाहर निकाला था ना, इसके लिए मैं भी आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें अभी तक याद है? तकी हंसा। मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार और आखिरी बार हुआ था। तकी को याद आया कि उसने क्यों ईसा को क्लास में नहीं आने दिया। तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया था? तकी ने अबरूज खाया। मैंने इग्नोर नहीं किया था, मैं सर से बात कर रही थी, जो भी था, लेकिन तुम्हारे तासरात बड़े मज़े के थे उस वक्त। तकी की आंखों में शरारत उभरी। क्या? ईसा ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। तो ठीक है, फिर मैं कॉलेज में भी सर नहीं कहूँगी। क्या वाकई? तकी ने आंखें फैलाई। जी बिल्कुल। अब मुझ पर इस तरह जो रोब जमाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईसा ने बीवियों वाली धौन समाई, फिर मोबाइल की तरफ इशारा करके खाली कप उठाते वहाँ से उठ गई। तकी कहा लगाते मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेयकीन होने से पहले दुआई सुन ली गई थी। गलतफहमियों के बादल जो उनके दरमियान दूरी और अजनबियत का मौजब बने हुए थे छटके थे। एक वक्त लगा था, मगर अब ईसा को अपनी कोई तकलीफ याद नहीं रही थी। वो मामूल के काम निपटा कर किताबें लेकर सुबह ही सहन में आ बैठती थी। तकी नाश्ते के बाद कहीं चला गया था, अब खुद ही पीछे गेट से अंदर आ गया। किचन से एक टोकरी में माल्टे और प्लेट लेकर ईसा के साथ आ बैठा। चलो माल्टे खाते हैं। इस वक्त ईसा को कुछ ऐसा ही खाने की ख्वाहिश हो रही थी। वो एकदम मुस्कुराई। ज़रूर। उसे अपने दिल में खुशी और तमानियत की लहरें उठती महसूस हो रही थी। पहले मुकाबला होगा। सब माल्टे छील कर इस प्लेट में रखेंगे, फिर खाएंगे। अब छीलना शुरू करो, देखते हैं कौन ज़्यादा छीलता है। तकी टोकरी में 8 माल्टे रख कर लाया था। ईसा ने मुस्कुराकर ओके कहते हुए चैलेंज कबूल किया। उसने नफासत से छीलते हुए मुश्किल तीसरा माल्टा उठाया था कि तकी ने तेज़ी से बाकी सारे माल्टे छीलकर हाथ उठा दिए। मैं जीत गया, जबकि जल्दी छीलने के चक्कर में बहुत से माल्टे जख्मी कर दिए थे। नफासत भी किसी चीज़ का नाम है। ईसा ने नाक चढ़ाई। मैडम, मुकाबला नफासत का नहीं, ज़्यादा छीलने का था। उसने मक्खी उड़ाई। ओके, ईसा को मानते ही बनी, लेकिन अब ये खाएगा कौन? तकी ने टोकरी हटाकर प्लेट दरमियान में रखी। तुम देखती जाओ। ईसा और वो चबूतरे पर बैठे हुए थे। ईसा मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो हंसता मुस्कुराता बातें करता कितना मुख्तलिफ लग रहा था। उसके वजीज चेहरे को ज़िंदगी की रौनक और जाज़िबे नज़र बना रही थी। ईसा जी। वो थोड़ा चौंकी। ईसा, तुम बेबी की जिम्मेदारी से परेशान तो नहीं हो? सच बताना। नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। ईसा मुस्कुराई। और कम परेशान किस बात पर हो? तकी ने बेसाख्ता पूछा। मैं सोच रही हूँ मैं बहुत मोटी हो जाऊँगी, कॉलेज में अजीब लगेगा, है ना? उसने तायद चाही। नहीं यार, इतनी क्यूट लगोगी तुम, कब से तुम्हें इतना स्लिम देख रहा हूँ, कुछ चेंज तो होना चाहिए ना। वैसे 2-3 माह में पेपर्स हो जाएंगे, पहले ही फ्री हो जाओगी कॉलेज से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ वाकई। ईसा ने मुतमिन होकर माल्टे की फांक मुँह में रखी, फिर थोड़ा सोच कर गोया हुई। मैं एक नया यूनिफॉर्म बना लूँगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तकी ने इतफाक़ किया। खुश? तकी ने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाया, जबकि उसकी आंखों में कोई उलझन तैर रही थी। मैं ना खुश क्यों होंगी? हाथ में पकड़ी फांक वापस प्लेट में रखी। तकी, आपने देखा, अभी तो बेबी इस दुनिया में आया भी नहीं और कितनी चीज़ें ठीक हो गई हैं। वो हया से झुकी पलकों के साथ बोल रही थी। तकी के अंदर जैसे ठंडक उतरी। कितना अच्छा लगा था उसके मुँह से अपना नाम सुनना। हाँ वाकई, कितनी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ईसा के चेहरे पर नजरे गहरे भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। बिल्कुल। ईसा ने सर हिलाया। किसी इंसान का इस तरह की नेमत पर ना शुक्रापन जचता है। बट ईसा, इस्लामाबाद में वो सब क्या था? वो मेरी गलत फहमी तो नहीं हो सकती? ईसा जो अभी तकरीर के मूड में आई थी, उसकी बात पर झाग की तरह बैठ गई। नहीं, गलत फहमी तो नहीं थी। अब ईसा से सर तो नहीं उठाया जा रहा था, तो क्या आप इस सब को भूल नहीं सकते? ईसा ने फरार की राह तलाशनी चाहिए। वेल, भूल तो जाऊँगा ही, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं था कि इज़्तिवाजी ज़िंदगी का मतलब होता है, क्या होता है, मैरिड लाइफ, मियाँ बीबी के हकूक़ व फ़राइज़ क्या होते हैं। ये सारी बातें अगली सुबह मुझे आपा ने समझाई थी। ईसा ने तकी की बात काटते हुए तेज़ी से कहा। क्या? बात समझने के बाद तकी की आंखें फटी। वो खड़ा हो गया। यानी तुमने आपा को बता दिया कि मैं, यानी तुम्हें आपा ने बताया कि, यानी तुम? तकी कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। ईसा अब दोनों हाथ मुंह पर रखे रुकू में झुका था। ईसा उसे देख कर रह गई, फिर हौसला देते हुए बोली, हाँ लेकिन अब मैं सेंसेबल हो चुकी हूँ।
क्या कहा? तकी झटके से सीधा हुआ। सेंसेबल? तकी के हलक से कहा बरामद हुआ। फाइनली इतनी समझदार बीवी मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट साबित हो सकती थी, मगर बचत ही हुई। ईर्षा को उसकी आखिरी बात समझ में नहीं आई, मगर सर हिला दिया। ये इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल का कमरा था। तकी अपनी बेटी को एहसास से उठाए खड़ा था। ईर्षा ने देखा कि उसकी आंखें खुशी और तशक्कुर के जज्बात से नम हो रही हैं और सर झुकाए अपनी बेटी को देखे जा रहा था। आपा ने तकी के लिए एक कुर्सी ईर्षा के बेड के करीब रखी। ईर्षा का माथा चूमा और बाहर निकल गई। तकी बैठ जाए, ईर्षा ने कहा। ईर्षा देखो देखो ना, ये हमारी बेटी है। ईर्षा के करीब होकर बच्चों की तरह उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था। ईर्षा ने बिना आंखों से मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। अल्लाह ने हमें क्या अता कर दिया, कितनी बड़ी खुशी दे दी। मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर पाऊंगा। उसका चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। फिर रुख फेर कर खुद पर काबू पाते हुए कुर्सी पर बैठ गया और खामोशी से सर झुकाए अपनी बेटी को देखने लगा। और ईर्षा तकी को उसे शाम को डिस्चार्ज होना था। ईर्षा, जब ये बड़ी हो जाएगी तब तुम उसकी आपा लगोगी, जैसे मेरी आपा। तुम्हें पता है आपा की और मेरी उम्र में 20 साल का फ़र्क है और तुम्हारा हुआ 18 का, मेरा 17 का। मैं 4 दिन बाद 17 साल की हो जाऊंगी। ईर्षा ने तस्दीक की। 17 कैसे? 16 में मैट्रिक और 18 में इंटर, और तुम इंटर कर चुकी हो। नहीं, मैं 1 साल आगे हूँ। मैंने 1 साल पहले स्कूल जाना शुरू कर दिया था। ईर्षा ने फखर से बताया। समझ गया, तुम आफत की परकाला होगी, इसलिए तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें 1 साल पहले स्कूल भेज दिया। तकी ने दांत निकाले। वो एक नज़र ईर्षा को देखता और वापस अपनी गोद में सोई नर्म और नाजुक गुलाबी सी बच्ची को देखने लगता। जी नहीं, मेरी अम्मा को मुझे पढ़ाने का शौक था, इसलिए मुझे 1 साल पहले स्कूल में दाखिल करवा दिया। तुम मुझसे 8 साल छोटी हो। तकी पर अभी अभी इंकशाफ हुआ। मैं 25 का हूँ। ईर्षा को पहले ही पता था। एक और रिसर्च के मुताबिक औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा तफसीलात नोट करती हैं और याद भी रखती हैं। ईर्षा ने इस दिन बड़ी बारीकी से तकी के डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लिया था। लेकिन आपने 1 साल क्या किया? 22 साल में मास्टर्स मुकम्मल होना चाहिए था। 1 साल इस्लामाबाद में जॉब की, 1 साल यहाँ हो गया। अब आपको भी अभी 24 का होना चाहिए था। तुम 1 साल आगे हो सकती हो, मैं 1 साल पीछे नहीं हो सकता। तकी ने मुंह बनाया। खैर, तुम्हें तो वैसे ही हर काम जल्दी जल्दी करने का शौक है। जल्दी स्कूल गई, जल्दी शादी की और जल्दी ही अम्मा बन गई। तकी उसकी तरफ रुख किया। वैसे तो 1 मिनट भी खामोश नहीं रह सकते, इतना अरसा चुप कैसे रहते थे? हाँ वाकई, पता नहीं क्यों मेरी बोलती बंद हो गई थी, लेकिन इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। तुमने मुझे इतना डरा के रखा हुआ था और अभी भी डराती हो। मैं डराती हूँ? ईर्षा पर सदमाती कैफियत तारी हुई। बस अब कुछ मत बोलिएगा आप। जी अच्छा, बड़ी फरमाबरदारी से फरमाया गया, मगर जिस तरह खामोशी से उसको देख रहा था, ईर्षा को अंदाजा था अब भी फिर कोई फुलझड़ी छोड़ेगा। वैसे अब मैं समझ सकता हूँ तुम इतनी देर बाद सेंसेबल क्यों हुई। आह तकी, उठें और जाए यहाँ से। तुम मुझे जाने का कह रही हो? तकी को जैसे यकीन ना आया। आपने देखा मम्मा आपके बाबा को क्या कह रही हैं? तुम ज़रा मेरी प्रिंसेस को बड़ा होने दो, फिर देखना। ईर्षा ने जैसे सुना ही ना हो। वो आंखें बंद करके लफ्ज़ मामा की मिठास महसूस करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब कोई बात नहीं करूँगा मैं तुमसे। तकी ने फैसला कुन अंदाज अपनाया और खामोश हो गया। ईर्षा ने गर्दन मोड़कर तकी को देखा और मुस्कुराई। तकी तकी ने अनसुना किया। तकी, अब की बार चीख से मुशाबा आवाज़ में बुलाया। क्या है? अब की बार वो नज़रअंदाज न कर सका। खामोश तो खुद भी नहीं रह सकती ना तुम। ऐसा ही है। ईर्षा मुस्कुराई और सीधी होते हुए नजरें छत पर गाड़ दी। मुझे दुनिया में सिर्फ एक मर्द से मोहब्बत हुई है और वो आप हैं, और मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ख़त्म होती है। ये सब मैं इस वक्त नहीं कह पाई थी जब आपने कहा था। तकी उसको देखते हुए एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुन रहा था। ईर्षा, मैं कब से ये सुनना चाहता था यार। तब नहीं तो क्या इसके बाद भी तो तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिला कि तुम मुझे ये सब बताती? अगर ये सब कहने के लिए तुम आज की तरह किसी खास मौके का इंतज़ार कर रही थी ना, तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। ईर्षा ने वापस छत की तरफ देखते हुए अफसोस से कहा। मुझे पता है मैं बहुत सी गलतियां करती हूँ। इन गलतियों के बावजूद भी तुम मुझे दिलो जान से कबूल हो। अगर वक्त पीछे जाए और मुझे इंतखाब का मौका दिया जाए, तब भी मैं तुम्हारा ही इंतखाब करूँगा। तकी ने बात ही ख़त्म कर दी। तकी, आप इतने ख़ास हैं कि मुझे आसानी से मिल ही नहीं सकते थे। मुझे लगता था मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, माँ बाप, घर और मेरी इज़्ज़त भी। इस इल्ज़ाम के बाद मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैं रात को अकेले घर में नहीं रह सकती थी, मगर इस वक्त ज़िल्लत और बेइज्जती का एहसास इतना गहरा था कि मुझे भूल गया मैं कहाँ हूँ, कितना अंधेरा है और किसी वीराने में पड़ी हूँ। मुझे बस यही एहसास था कि मेरे मुंह पर मिट्टी लगी है जो लोगों के जूतों से वहाँ पहुँची है। उसकी आंख से एक आंसू निकला और कनपट्टी से बहता हुआ बालों में जज्ब हो गया। उसके बाद भी बहुत ज़हनी अज़ियत की कोई हद नहीं थी। मुझे हैरत होती है कि मैं ज़िंदा कैसी हूँ। लेकिन आपको पता है कि इतना सब बुरा होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें बहुत मस्बत थी जिन्हें मैं तब महसूस नहीं कर सकती थी। क्या होता अगर आप कोई बदफितरत इंसान होते? अगर आप अगली सुबह अकेडमी ना आते या प्रिंसिपल को बुला कर ना लाते? क्या होता अगर आप मेरे साथ निकाह जैसा पकीज़ा रिश्ता ना जोड़ते और मेरे बाप के थप्पड़ और गालियों का बदला मुझसे लेने की कोशिश करते? क्या होता अगर आपकी फैमिली मुझे कबूल ना करती?
جس طرح انہوں نے مجھے محبت اور عزت دی، اگر ایسا نہ کرتے تو میرا مقام کیا ہوتا؟ آپ اس شام بھی بات نہ کرتے اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں اسی طرح برقرار رہتی۔ اس صورت میں مجھے پریگننسی پیریڈ میں کس قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا؟ ایک وقت تھا جب میں سوچتی تھی کہ اس کے بعد بھی میں کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ وہ تکلیف کا ایک لمبا دور تھا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ تکلیف کی مدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، ہمیں ہرگز نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھیں، آج میں اتنی خوش ہوں کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مجھے میری توقعات سے بڑھ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ عید پر مجھے امی نے بہت خوبصورت سوٹ دلایا تھا اور جب میں نے پہن کر دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک سوچ کی وجہ سے میری خوشی پھیکی پڑ گئی کہ اتنا اچھا سوٹ پہن کر کیا کروں گی، کون دیکھے گا، مجھے جانا ہی کہاں ہوتا ہے۔ پھر میں نے امی سے پوچھا، کیا اس دنیا میں مکمل خوشی نہیں مل سکتی؟ امی نے کہا، نہیں، پوری خوشی تب ملے گی جب ہم پولیس صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہی دائمی خوشی ہوگی، تب ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یعنی دنیا میں دائمی خوشیاں تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا تو اس لیے بنائی ہی نہیں گئی، اس کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے۔ تقی کی مسکراہٹ ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس کی بات سے متفق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔